Alright. Hello everybody, welcome or welcome back to your very own YouTube channel. We are back once again, and today is the second chapter of organic chemistry that we're planning to cover, which is hydrocarbons. We've already done the first chapter, which was GOC, General Organic Chemistry, which is named as Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques as per NCERT. We've done that well in detail, and now we finally proceed with the next chapter, which is hydrocarbons, right? So first of all, if we start off by hydrocarbons होता क्या है, ठीक है? First let's try and familiarize ourselves with the terminology aspect of it. What exactly do you understand by hydrocarbons? What exactly are hydrocarbons as per you? ठीक है, बहुत सिंपल. If you break the term, hydro comes from the word hydrogen and carbon comes from the word carbon. So वो organic compound which are just made up of carbon and hydrogen, they're called as hydrocarbons, right? और usually जो hydrocarbons होते हैं वो organic compounds जो सिर्फ carbon और hydrogen से बने वो hydrocarbons है. What are the main sources of hydrocarbons? If I ask you, natural gas हो गया, petroleum हो गया, coal हो गया, ये main natural sources हैं hydrocarbons की. Although of course all of these hydrocarbons can be prepared in the laboratory itself. अब depending on the kind of bond which is present between hydrocarbons, जैसे hydrocarbons में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. डिपेंडिंग ऑन दैट हम हाइड्रोकार्बन्स को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राइट? सो अगर सभी कार्बन एटम्स के बीच में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, देन दैट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रेफर्ड टू एज एल्केन्स. क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, देन दैट इज रेफर्ड टू एज एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स. और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, देन दैट इज रेफर्ड टू एज एल्काइन्स. उसको क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं एल्काइन्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन. अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस टुवर्ड्स द एंड इसमें बेंजीन विच इज़ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े थे, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी. इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड. लास्ट में आई गेस बेंजीन और उससे एसोसिएटेड रिएक्शन भी हमें पढ़ना है. सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? दिस इज द मेजर एस्पेक्ट एज टू व्हाट वी आर कवरिंग. ओके, ये क्लियर है? अब आ जाओ विद द टर्मिनोलॉजी पार्ट. लेट्स डिस्कस, ठीक है. सो फर्स्ट वी स्टार्ट ऑफ विद एल्केन्स, ठीक है. सो लेट्स पुट ब्यूटीफुल हेडिंग्स इन आवर नोटबुक्स. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, देयर यू गो. लेट मी पुट द ब्यूटीफुल हेडिंग एज एल्केन्स. ओके, फर्स्ट शुड आई पुट इट इन द सेंटर? आई शुड. ओके, अब बच्चे अगर मैं बात करूँ एल्केन्स की, सो लेट मी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट. लेट मी राइट डाउन द हेडिंग एल्केन्स. अब मुझे बताओ एल्केन्स के बेसिक फीचर्स क्या है. व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ एल्केन्स एंड एवरीथिंग इन जनरल, ठीक है? तो जो एल्केन्स की जब मैं अगर बात करती हूँ इन जनरल, इफ आई टॉक अबाउट एल्केन्स, पहली बात तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. सैचुरेटेड क्या होता है? देखो, जब हम बोलते हैं ना सैचुरेशन आ गई पढ़ाई में, इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता. जब मैं बोलते हैं ना ऐसे कोई पढ़ रहा है पढ़ाई में सैचुरेशन आ गई, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड. और ज़्यादा नहीं बोल सकता. ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है? जिसमें और ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं टूट सकते, राइट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स, राइट? तो इसमें तो ये एल्केन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. एल्केन्स इज एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है. ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है. उसके अलावा इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनका जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चे? हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ CnH2n +2. CnH2n +2, दैट्स बेसिकली द जनरल फार्मूला, CnH2n +2, ठीक है. जो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, n 1 2 3 से लेके, ठीक है, चलता रहता है. n की वैल्यू 1 2 3 से लेके चलता रहता है, ठीक है. नाउ वी एक्चुअली टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट, अब ध्यान से समझना, ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट इट, अगर मान लो लेट्स से मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ इस फार्मूला में, इस फार्मूला में, तो व्हाट डू आई गेट? C1 H2 1 2 + 2 4, राइट? तो बेसिकली द फर्स्ट कंपाउंड आई गेट इज CH4 विच इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन्स, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज विच इज़ मीथेन, ठीक है. मेथ एक कार्बन के लिए में तो सिंगल बॉन्ड एन, मेथेन. मीथेन इज़ द फर्स्ट मेंबर. अब मैं यहीं पे अगर मान लो n की वैल्यू 2 पुट करूँ, C2H 2 2 = 4 और 4 + 2 6, C2H6, ठीक है. दिस C2H6, दिस इज़ द सेकंड मेंबर विच इज़ ईथेन. फिर ऐसे थर्ड मेंबर आएगा प्रोपेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज़ द होमोलोगस सीरीज बेसिकली, ठीक है. इतना सबको समझ में आया? सो फार सो गुड. चलो, गुड जॉब, ठीक है. आओ नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर. अब देखो ध्यान से आगे समझना एज टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब देखो एल्केन्स को ना, एल्केन्स को आई ऑल्सो रेफर टू एल्केन्स. अरे यार एक मिनट, अगर मैं एल्केन्स की बात करूँ इन जनरल, अब ध्यान से सुनना. एल्केन्स की जब हम बच्चे बात करते हैं ना, तो एल्केन्स का बेसिकली जो कॉमन नेम है, एंड एल्केन्स को ना हम पैराफिन्स भी बुलाते हैं. आई एम श्योर आपने लोगों ने कहीं सुना भी होगा पैराफिन्स. पैराफिन जो है ना 2 वर्ड से आया, पैरम प्लस एफिनीस. एफिनी मतलब एफिनिटी और पैरम मतलब होता है वेरी लिटिल. सो पैराफिन मतलब लिटिल एफिनिटी. पैराफिन्स मतलब दे हैव वेरी लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर एंड ऑल. तो मतलब पानी वानी में इतना रिएक्ट नहीं करते. तो सिंगल बॉन्ड है, राइट? तो वैसे ही सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं.
तो दे हैव वेरी लिटिल एफिनिटी, इसलिए इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। उसके अलावा बच्चे अगर हम बात करें बिकॉज एल्केन्स हैव वेरी लो एफिनिटी, बिकॉज में देखो कार्बन के हाइड्रोजन, अगर मैं CH4 की बात करूँ फर्स्ट मेंबर, यहाँ कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है, अभी इससे ज़्यादा और सिंगल मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक, देखो आई नो दिस मस्ट साउंड आयरॉनिक बट इफ़ यू जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग, सिंगल को और कितना सिंगल करोगे, राइट। सो लाइक ऑलरेडी सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सैचुरेटेड हैं, ठीक है, अच्छे खासा कंपाउंड स्टेबल है, तो ये वैसे ही ज़्यादा अपना रिएक्ट करना नहीं चाहता, बिकॉज एल्केन्स आर वेरी लो एफिनिटी टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, विच इज़ व्हाई आई कॉल देम इनफॉर्मली कॉल देम एज पैराफिन्स, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाती है बात एज टू द आइसोमेरिज्म दैट इज सीन इन एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स में क्या आइसोमेरिज्म दिखती है, लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट, ठीक है, क्या आइसोमेरिज्म दिखती है। सो एल्केन्स की अगर बच्चे में बात करें तो एल्केन में इन जनरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, देखो चेन आइसोमेरिज्म एज वेल एज पोजिशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में भी चेन भी शो करते हैं, पोजिशन भी शो करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल, ओके, लेट मी चूज़ अ बेटर कलर, लेट्स गो विद येलो, ओके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लूँ, लेते हैं C6H14 हेक्सेन का लेते हैं, लेते हैं C6H14, ठीक है, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे अब हम। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नाउ, ठीक है। एक केस ये हो सकता है जहाँ मैं 6 की 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दूँ, ऑल द 6 कार्बन आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में एक कार्बन का से ब्रांच कर दूँ। अब मैं फर्स्ट कार्बन से ब्रांच नहीं कर सकती, बिकॉज फिर तो ये कंटिन्यूस एक चेन ऐसी हो जाएगी, राइट। तो मुझे ब्रांचिंग सेकंड कार्बन पे शो करनी पड़ेगी। लेट्स से मैंने इसे ऐसे ब्रांच कर दिया, ठीक है। तीसरा केस में क्या कर सकते हो, ये ब्रांच की पोजीशंस भी तो ऑल्टर कर सकते हो। मान लो ये 1 2 3 4 5 है, तो मैं सेकंड की जगह थर्ड कार्बन पे भी ब्रांचिंग कर सकती हूँ। तो 1 2 3 4 5 5 की चेन, थर्ड कार्बन से मैंने ब्रांच कर दी, 3 ये केसेस बन गए। तो इन तीनों केसेस को अगर आप आपस में देखोगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे कि अभी और भी बन सकते हैं इसके केसेस ऑल्सो, अभी इसको लेकिन इनको समझो। अभी अगर आप पहले वाले देखो, पहले वाले में क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, वैसे अगर आप इस वाले में देखो, नीचे वाले में 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, राइट। तो ये और ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में चेन आइसोमेरिज्म है, चेन लेंथ में फ़र्क है, ये आपस में क्या हो गया, चेन आइसोमर्स हो गए। पर यहीं पे अगर मैं सेकंड और थर्ड वाले की बात करूँ तो इसमें देखो, इसमें जो है अपना जो ये छठवां कार्बन है, ये सेकंड कार्बन से ब्रांच है। इसमें अगर मैं नंबरिंग कहीं से भी करूँ तो ये जो ब्रांचिंग है थर्ड कार्बन पे दिख रही है, तो ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। और ये क्या हो जाता, ये हो जाता है थर्ड पोजीशन पे कार्बन है, तो CH से ये 3 मिथाइल पेंटेन हो जाता। तो ये और ये जो है आपस में, दिस एंड दिस, दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। बच्चे क्या है, ये आपस में पोजिशनल आइसोमर्स है। ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, लेट मी ट्राई एंड शो यू दैट, ठीक है। सो फॉर दैट लेट्स गेट रिड ऑफ दिस पार्ट फर्स्ट, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाती हूँ कि इसमें एक्चुअली कौन कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। गिव मी अ मोमेंट फॉर दैट, बट ओके। अब देखो, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रही थी, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली ना, C6H14 विच इज़ हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना रहे हैं हम। हेक्सेन के क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारे पास चेन और पोजीशन दोनों आ जाएंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब आओ देखो, मैं 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दूँ, 1 2 3, मैं ये बना रही हूँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये हो गया 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज है। दूसरी प्रॉबिलिटी होगी 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज है, और एक कार्बन को लेते मैंने ब्रांच कर दिया, ठीक है, एक कार्बन को ब्रांच कर दिया। अब तीसरे केस में क्या हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 थर्ड कार्बन से मैंने ब्रांच कर दिया, ब्रांचिंग सेकंड कार्बन की, थर्ड कार्बन से होगी, इनके नाम भी लिखते जा सकते साथ। और फिर नहीं, चौथा केस क्या हुआ, चौथे में भी 5 कार्बन की चेन थी, अब मैंने चेन को और छोटा कर दिया, अच्छे 4 कार्बन की चेन बनाई, तो 5 की बन गई यार, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन बनाई, और ऐसे जो बचे हुए 2 कार्बन है, ब्रांच कर दिया, ठीक है। और फिर जो 5वां केस हुआ, उसमें 1 2 3 4 कार्बन की चेन बनाई, और दोनों कार्बन जो हैं वो एक ही कार्बन से ब्रांच कर दिए, दोनों जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से ब्रांच कर दिया। इनके नाम लिखते हैं, लेट्स राइट डाउन द नेम्स फर्स्ट, ठीक है। ओके, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझना इनके नाम क्या। पहले वाले का अगर ना 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज हैं, दिस इज हेक्सेन, क्या है बच्चे, ये हेक्सेन है। दूसरे वाले की अगर हम बात करें, दूसरा वाला क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 मिथाइल, 5 कार्बन आइटम्स के लिए पेंटेन, दिस इज़ 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बताऊँ इस वाले थर्ड वाले केस की, तो इट्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5।
थर्ड कार्बन पे मिथाइल प्रेजेंट है, अब थर्ड कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। व्हाट विल दिस बी कॉल्ड बच्चे? दिस विल बी कॉल्ड एज 3 मिथाइल पेंटेन। क्या बोलेंगे इसे? 3 मिथाइल पेंटेन। अब दूसरे पे आ जाओ, इस वाले पे अगर आप आओगे तो नंबरिंग आप कहीं से भी करो, 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड और फोर्थ कार्बन पे ही ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो दिस विल बी 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन आटम के लिए वर्ड रूट लगता है ब्यूटेन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं। और लास्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे नंबरिंग देखो, 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये जो दोनों ब्रांचिंग है थर्ड पोजीशन पे आएंगी, बट अगर आप राइट से नंबरिंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो हैं उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा, विच इज़ 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ठीक बच्चे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो ये हमारे क्या बन गए? ये 6 हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। अब देखो इन्हीं में मैं आपस में अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करूँ, इन्हीं के विदिन, इन्हीं के अंदर अगर मैं फर्दर क्लासिफिकेशन करूँ तो समझना, देखो हेक्सेन हो गया, ये पेंटेन्स हो गए, ठीक है, आपस में, और ये ब्यूटेन हो गए। इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेन लेंथ में फ़र्क है, तो ये आपस में क्या हो गए, ठीक है। इससे क्या अगर मैं बात करूँ, इन सब की हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, ये आपस में सब क्या है? ये चेन आइसोमर्स है। बट यहीं पे अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, ये वाले दोनों हैं, इसमें एक में सेकंड पे मिथाइल प्रेजेंट है और एक में थर्ड पे मिथाइल ब्रांच्ड है। ये आपस में क्या है? ये आपस में पोजिशनल आइसोमर्स है। इन द सेम वे अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, ये दोनों आपस में क्या है? आपस में देखो यहाँ पे सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे एक एक मिथाइल ब्रांच है। यहाँ पे दोनों मतलब जो दोनों मिथाइल है वो सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, तो ये भी आपस में क्या हो गए? पोजीशन। या चेन लेंथ का फर्क नहीं, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। व्हाट रियली डिफर्स इज द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सो दीज आर व्हाट? दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स, दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। ओके बच्चा, एकदम क्लियर? चलो वेरी गुड, चलो लेट्स मूव फर्दर ना, ठीक है। अब आगे ऑलराइट बच्चे, ठीक है। अब मैं एक्चुअली बात करती हूँ अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, राइट। सो पुट ब्यूटीफुल हेडिंग्स, और या फिर हेडिंग्स मत भी डालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग्स वेडिंग्स का रखता छोड़ो। डायरेक्टली नाउ वी मूव ऑन टू द एक्चुअल पार्ट विच इज़ दिस, ग्रीन इज़ बेटर। ओके चलो आ जाओ। अब एक्चुअली में हम यही करते हैं, इसको तो ये तो यहाँ पर चूज़ कर लिया मैंने। आ जाओ, अब एक्चुअली में ना हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की बात करते हैं, MOP ऑफ एल्केन्स। लेट्स टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एज टू हाउ डू यू प्रिपेयर देम, ठीक है। और मेरे पास ये अरेंज PPT में था, बट अगेन मैं लिख के ज़्यादा बेटर समझाऊंगी आप लोग को समझ में ही बेटर आएगा, ठीक है। और ये वन शॉट की फॉर्म में अगर किसी को एकदम क्विक रिविजन चाहिए, वी ऑलरेडी हैव दैट ऑन द चैनल, सो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दैट एज वेल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की जैसे मैं बात करूँ, सबसे पहले आप एल्केन्स को बना सकते हो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। व्हाट कैन यू प्रिपेयर इट फ्रॉम? यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर इट यूजिंग अनसैचुरेटेड मतलब देखो सैचुरेटेड तो हो गया अपना एल्कीन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन्स और एल्काइंस से, ठीक है। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गया फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही बच्चा आप कर सकते हो समथिंग कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं समथिंग कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाउ डू यू डू दिस? देखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जैसे कि नाम ही कहीं ना कहीं है, द नेम इटसेल्फ इज काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में बच्चे क्या होता है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, लाइक व्हाट यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में बेसिकली क्या हो रहा है ना, हम हाइड्रोजन ले रहे हैं और हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, राइट। सो वी आर एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम एक्सेट्रा, राइट। तो हम बेसिकली एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, सबसे पहले एक एल्कीन ले रहे हैं, सिंपल शब्दों में समझो। सबसे पहले हम एक एल्कीन ले रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक एल्कीन ले रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन हम ऐड करा रहे हैं, दिस वी आर एडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है। और वो कैटलिस्ट क्या हो सकता है? वो कैटलिस्ट हो सकता है निकल, ठीक है, पैलेडियम या प्लैटिनम, ठीक है। अब अगर बच्चे आप निकल ले रहे हो एज अ कैटलिस्ट, स्पेसिफिकली अगर आप निकल ले रहे हो एज अ कैटलिस्ट, तो पहले बात तो आपको हीट करना पड़ेगा। अगर आप निकल ले रहे हो एज अ कैटलिस्ट तो आपको हीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैलेडियम और प्लैटिनम ले रहे हो लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड, तो इस केस में ये वाला जो रिएक्शन है ना वो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग निकल एज अ कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन करा समय तो आपको थोड़ा हीट करना पड़ेगा रिएक्शन को, ठीक है। अदरवाइज पैलेडियम प्लैटिनम की केस में रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा रिएक्शन। तो अब होता क्या है, अब ध्यान से समझना। अब जैसे आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो ये क्या करेगा कैटलिस्ट, बेसिकली ये बॉन्ड टूटेंगे। ये जो ये पाई बॉन्ड है, देखो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड जैसे ही टूटे यहाँ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, समझे। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास नया कंपाउंड बना, यहाँ मेरे पास जो नया कंपाउंड बना, व्हाट इज़ दैट, ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। यहाँ एक एक बॉन्ड टूटा, एक एक बॉन्ड फ्री हुआ, तो वो जो एक एक बॉन्ड फ्री हुआ ना वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? एल्केन से आपको एल्कीन्स टू बी मोर प्रिसाइज, एल्कीन से बच्चे आपको क्या मिला? एल्केन्स मिला, समझ में आई? एल्कीन से एल्कीन्स मिला।
और स्पेसिफिकली याद रखना जब ये रिएक्शन व्हेन वी यूज़ निकल एज ए कैटलिस्ट स्पेसिफिकली, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम भी जाता है, वो आता है बच्चे मतलब बोलते हैं कि अरे ये कौन सा नया रिएक्शन आ गया, कोई नया रिएक्शन नहीं आया, इससे सेम याद रखें। जब ये पूरी रिएक्शन अब स्पेसिफिकली निकल एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा रहे हो ना बच्चे, बट निकल इज स्पेसिफिकली बीइंग यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज Sabatier-Senderen's reaction. Sabatier-Senderen's reaction. What is it called? It's called as Sabatier-Senderen's reaction. Crystal clear to you बच्चे, समझ आया? चलो आगे बढ़े, एकदम जॉब वेल डन, पैट ओके गुड जॉब। चलो आ जाओ, ये हो गया पहला। अब एक और मान लो लेट्स अगर अल्काइंस का लेते हैं, मुझे हाइड्रोजनेशन करना है। अल्कीन्स का तो हमने देख लिया, अल्काइंस के हाइड्रोजनेशन से लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। अब यहीं पे मान लो मैं अल्काइंस का हाइड्रोजनेशन करा रही हूँ, ठीक है, अल्काइंस का हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तभी तक एल्कीन से रखा था मैंने, अल्काइन लिया, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन ले रखी है लेट्स मानो, ठीक है। अब मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड करा रही हूँ अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम एंड प्लैटिनम एज कैटलिस्ट, निकल पैलेडियम एंड प्लैटिनम एज कैटलिस्ट ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा अब, बिकॉज यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, मुझे 1 पाई बॉन्ड और ये 2 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं ना, तो मुझे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। आई वुड रिक्वायर हाउ मेनी, आई वुड रिक्वायर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। मुझे कितने लगेंगे? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ठीक। तब देखो मुझे क्या मिलता है, 1 पाई बॉन्ड तोड़ा, 1 हाइड्रोजन ऐड होगी, एक हाइड्रोजन ऐड होगी, एक और पाई बॉन्ड तोड़ा तो 1 हाइड्रोजन और ऐड होगी। सो एक्चुअली व्हाट डू आई गेट, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट था। 1 बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन ऐड हो गई, ठीक है, और एक और बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और ऐड हो गई। सो अगेन अब इस केस में आप देखोगे, इस केस में हमें अल्काइंस, इस केस में हमें अल्काइंस से अल्केन्स मिले हैं, अल्काइन से अल्केन्स मिले हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज अगेन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन्स, ठीक है। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है बच्चा? आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके लेट मी इरेज दिस वन क्विकली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अरे 1 मिनट बच्चा। अब देखो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाओ। What exactly does the next method of preparation say? तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन को क्या कहते हैं? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, क्या अल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन कराना। रिडक्शन क्या होता है? या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन ऐड कराएंगे, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन करा रहे हैं हम, ध्यान से समझना, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन कैसे करा रहे हैं? जैसे हमने RH लिया, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और इसका हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। एंड व्हाट आर वी यूजिंग इन द रिएक्शन? वी आर यूजिंग, व्हाट आर वी यूजिंग? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स में का जो मैं रिडक्शन कराती हूँ किसकी प्रेजेंस में? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, या जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, या फिर और आई कैन यूज जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल, ठीक है। डाइल्यूट HCl मोस्ट प्रेफर्ड होता है वैसे, बट जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH भी हो जाता है। ये वाला रिएक्शन क्या होगा? बेसिकली हाइड्रोजनेशन होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट है, राइट, ऐसे ही समझो, इसको समझना एक बार कैसे होगा, ठीक है। अब बेसिकली ये देखो, ये वाला हाइड्रोजन इसको जगह चला जाएगा और ये जो X है यहाँ आ जाएगा, तो ये RH बन जाएगा, ये HX बन जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये जो X था ये यहाँ आ जाएगा, तो HX के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। समझे बच्चे? समझे? तो अभी देखो एग्जैक्टली यू नो हाउ डू यू प्रोसीड विद दिस, हाउ डू एग्जैक्टली प्रोसीड, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ आ जाता है। सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट RH प्लस HX, ठीक है, RH प्लस HX। और ये RH मिला, ये क्या है बच्चे? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? दिस इज एल्केन, क्या है ये? एल्केन, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और, अब एक की पॉइंट और दैट वन मस्ट रिमेंबर एंड वन मस्ट कीप इन माइंड, विच इज़ अल्काइल फ्लोराइड्स डू नॉट स्टोर दिस रिडक्शन। वाई? बिकॉज अल्काइल फ्लोराइड जो होते हैं बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, विच इज़ वाई दे यूजुअली यू विल नॉट सी अल्काइल फ्लोराइड्स इन जनरल परफॉर्मिंग रिएक्शन, राइट। अल्काइल फ्लोराइड्स बिकॉज दे आर टू वायलेंट, फ्लोरिनेशन बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है टू बी कंट्रोल, विच इज़ अल्काइल फ्लोराइड नहीं। आज आपको अल्काइल हैलाइड्स दिखेंगे, उसमें यूजुअली आपको अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड, इनफैक्ट अल्काइल आयोडाइड्स भी दिख जाएंगे, ठीक है, बट अल्काइल फ्लोराइड्स नो 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 नो। ओके, गॉट? एकदम समझ आया? चलो आगे अब बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस फर्दर नाउ। ओके देन 1 सेकेंड, चलो ये हो गया। अब देखो इसको ना मैं और फर्दर इसकी स्टेबिलिटी वगैरह की बात कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस दिस। ओह माय गॉड, व्हाट जस्ट हैपेंड? अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी। अरे यार ये क्या हो गया? एक मिनट अल्काइल इसको और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अब इसको ऐसे ही शॉर्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट तो मुझे। ओके
अब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की अगर मैं बात करूँ, मैं फर्दर इसकी स्टेबिलिटी वगैरह डिस्कस करता हूँ। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, मैं स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स की अगर मैं बात करूँ, ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, 1 मिनट देना मुझे। लेट मी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करूँ, व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ RX। ठीक है, एक तो स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने अल्काइल फ्लोराइड मैंने बताया थोड़ी अनस्टेबल होंगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ मैं RX के टर्म्स में, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होंगी? देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो होंगी जिनका ये जो RX वाला बॉन्ड है सबसे आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, और आसानी से टूट जाएगा और इसकी जगह अचानक हाइड्रोजन से आके रिप्लेस कर देगा। अब आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जिसमें बॉन्ड जो वीक होगा, मतलब जो कम स्ट्रॉन्ग होगा, वो आसानी से टूट जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, राइट। तो अल्काइल आयोडाइड्स डाउन द ग्रुप जैसे से मूव करोगे, देखो ये हैलाइड की फॉर्म तो सेम ही रह रही है, RCl, RBr, RI। ठीक है, अब जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जा रहे हैं, हैलोजन का साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इंक्रीज़ करती जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप। और बॉन्ड लेंथ बिकॉज इंक्रीज़ कर रही है, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बच्चे वो डिक्रीज़ करती जाएगी, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और जितनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतनी आसानी से ये रिएक्शन कंडक्ट करा पाओगे आप, उतनी आसानी से ये रिएक्शन कंडक्ट करा पाओगे। तो ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर बात की जाए, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ RX, अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर उसके बाद अपना हो गया अल्काइल ब्रोमाइड, उससे कम क्या हो गया अपना अल्काइल फ्लोराइड, और सबसे कम बच्चे क्या हो गया अल्काइल फ्लोराइड, राइट। तो अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल फ्लोराइड, और सबसे कम सबसे लीस्ट रिएक्टिव बच्चे क्या हैं? अल्काइल फ्लोराइड। ये समझ में आ गया एकदम बढ़िया तरीके से, वेल एंड गुड। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करें। तो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ वुड्स रिएक्शन पे। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके, चलो वेल एंड गुड। ऑलराइट नाउ चलो बस ये हो जाएगा आपको, तो हमारी PPT आपको वो चाहिए होगा ना, उसका PDF तो मिल जाएगा तो हमारी। आ जाओ ध्यान से, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ। जो नेक्स्ट रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड्स की मदद से, दैट इज़ वुड्स रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड्स के जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, आई ट्रीटेड विद सोडियम मेटल in the presence of dry ether, what I get is alkanes, right? This is known as Woods reaction and it's used in the preparation of higher alkanes। ठीक है, जिनमें बड़ी बड़ी alkanes बनवाने के लिए यूज़ होता है। तो अब देखो Woods reaction की बात की जाए, दिस इज़ Woods reaction। तो Woods reaction की अगर हम बात करें तो पहली बात तो इसमें जो मैकेनिज्म लगेगा, तो लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस। द मैकेनिज्म जो लग रहा है इसमें, इट्स अ फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म लगेगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा, राइट। तो फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म लग रहा है। उसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, उसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आप दो मोल्स ले रहे हो अल्काइल हैलाइड के। हाउ डू यू स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन? आप 2 मोल्स लेते हो अल्काइल हैलाइड्स के, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ RX, 2 मोल ले रहे हो अल्काइल हैलाइड्स के। ठीक है, 2 सोडियम एटम्स, ठीक है, 2 सोडियम एटम्स की प्रेजेंस में 2 सोडियम एटम्स के साथ रिएक्ट करा लो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बना इसे ड्राई ईथर मतलब सूखा हुआ ईथर नहीं होता है, ड्राई ईथर मतलब होता है 100% प्योर ईथर। ठीक है, जिसमें बिल्कुल ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर भी ना हो, वरना ये जो है रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा एफिशिएंटली, राइट। मेक श्योर यू कैरी इट आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और इसको करने का ना बहुत सिंपल तरीका है, एकदम समझना, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या होगा? ठीक है, अब ये है, अब देखना यहाँ पे क्या होगा। बेसिकली ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के, ये इस 2 मॉलिक्यूल्स हेलोजन के साथ रिएक्ट करके 2NaX बना लेंगे। ये 2NaX के फॉर्म में निकल जाएगा। और ये जो R है, ये R खुद ही के साथ रिएक्ट कर लेगा। जैसे R के 2 मोल्स है ना, राइट, R के 2 मोल्स है, तो R अपने साथ ही रिएक्ट करके R और R बना लेगा, तो एल्केन्स बन जाएंगे, राइट। R खुद के साथ रिएक्ट करके RR, ये आपको मिल गया 1 मोल एल्केन्स का, और 2 मोल्स ये NaX की फॉर्म में निकल जाएंगे, राइट। तो याद रखना, यूजुअली ये जो होता है ना वुड्स रिएक्शन, ये सिमेट्रिकल एल्केन्स अगर आपको ऑब्टेन करना है, सिमेट्रिकल एल्केन, तो आप यूजुअली यूज़ करते हो इन रिएक्शंस को। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, CH4 पे नहीं लगेगा। बस आप अगर बात करो मीथेन, ठीक है, मीथेन पे या मिथाइल हैलाइड पे, तो आप कैसे करोगे? मिथाइल हैलाइड में तो एक ही कार्बन होता है, तो यूजुअली सिमेट्रिकल कार्बन जो सिमेट्रिकल एल्केन्स होती है ना, उन्हीं पे लगता है। सिमेट्रिकल एल्केन से आसान है ये कराना। तो ये सिमेट्रिकल एल्केन्स का बराबर बांट दोगे, तो दैट्स वेयर यू अप्लाई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है, दैट इज़ कोरे-हाउस सिंथेसिस। क्या है अगला? कोरे-हाउस सिंथेसिस। कोरे-हाउस सिंथेसिस पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड नाउ कोरे-हाउस सिंथेसिस, द नेक्स्ट मेथड। ये भी अल्काइल हैलाइड्स की मदद से हो रहा है, कोरे-हाउस सिंथेसिस। अब बच्चे कोरे-हाउस सिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ, मान लो 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास अल्काइल हैलाइड के, इसको आपने रिएक्ट किया डाई-अल्काइल लिथियम क्यूपरेट के साथ। डाई-अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, या जिसको मैं एक्चुअली में गिलमैन्स रिएजेंट भी बोलती हूँ। व्हाट डू आई कॉल इट? आई कॉल इट एज 1 सेकेंड, अरे इसको बच्चे में गिलमैन्स रिएजेंट भी बोलती हूँ। व्हाट डू आई कॉल इट? आई कॉल इट गिलमैन्स रिएजेंट। क्या बोलती हूँ मैं इसको? गिलमैन्स रिएजेंट बोलती हूँ। तो ध्यान रखना है, हाउ डू यू गो अबाउट इट। 1 मिनट,
क्या बोलते हैं इसको, गिलमेज रिएजेंट से मिलता है। अब यूजली ये ना एक्चुअली में एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, इट्स एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। जब कार्बन एक्चुअली में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक मेटल के साथ अटैच होता है, ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव और उस पर पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो ये जो है बेसिकली लिथियम में से पार्शियल पॉजिटिव होता है, जो अल्काइल ग्रुप होता है पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है। RX याद करो, जो हाइलाइट है उससे पार्शियल नेगेटिव और जो एल्कीन है पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास जाएगा, तो ये जो ये है R जिसमें डेल्टा पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो एल्केन का ये है R, ये किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, राइट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ मतलब एक रिएक्ट करेंगे ना, सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट टेक्स प्लेस, ठीक है। सो ये जो एल्केन है इस वाली एल्केन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, रुको मैं बताती हूँ। ये बनेगा R, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ R डैश, इसको R डैश ले लो, मान लो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ R डैश, प्लस क्या होगा, एक लिथियम जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन के साथ रिएक्ट करके LiX बना लेगा, और जो कॉपर है वो दूसरे हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ ऐड करके CuX बना लेगा। सो these are the compound that I get. These are the compound that I get. I hope this is clear to you. नेक्स्ट आ जाओ फ्रैंकलिन्स रिएक्शन, ठीक है। फ्रैंकलिन्स रिएक्शन वो भी अगेन अल्काइल हैलाइड्स की मदद से हो रहा है। तो अल्काइल हैलाइड्स के काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं अगर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी सारे रिएक्शन है। तीसरा वाला करें, आओ। फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या बोलता है बच्चे, फ्रैंकलिन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ ध्यान से होना, 2 मॉलिक्यूल्स हैं अल्काइल हैलाइड के का रिएक्शन मैंने किया जिंक के साथ, जिंक मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। क्या होगा बताओ, 2 जो हैं कार्बन बेसिकली एल्कीन ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे R, और जो जिंक है ये एक मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन के साथ रिएक्ट करके 2ZnX के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन, ठीक है। नहीं जिंक 2+ होता है ना, तो जिंक ये नहीं ऐसे नहीं निकलेगा, ये जिंक ZnX2 के फॉर्म में निकलेगा, ZnX2 जिंक हैलाइड, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये हो गया फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है। अब हम ये तो एल्केन्स को हमने बनाया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अब हम एल्केन्स को बनाएंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। नाउ वी गोना प्रिपेयर एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। किससे बनाएंगे बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मदद से। लेट्स डू दैट नाउ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मदद से अगर मुझे एल्केन्स बनाने लग, हाउ डू यू डू इट नाउ। अब देखो इसमें सबसे पहले आ जाएगा अपने पास सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। द वर्ड इटसेल्फ इज काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इफ यू लुक एट इट दो। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो हाउ एग्जैक्टली, जैसे कि वर्ड ही बोल रहा है। सोडा लाइम क्या होता है एक्चुअली में मुझे बताना। सोडा लाइम इज़ नथिंग बट इट्स मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम होता है, ठीक है। और जैसे डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहा हूँ तो रिमूवल ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो अब देखो एग्जैक्टली हाउ डू यू प्रोसीड विद दीज रिएक्शन। लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, अब मैं एक्चुअली में डीकार्बोक्सिलेशन आपको बता रही हूँ एज टू हाउ डू यू प्रोसीड विद दिस। अब ध्यान से समझना क्या होता है। आपने लिया सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बता रहे हैं, आपने लिया एक बेसिकली आप क्या लेते हो, सोडियम सॉल्ट लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो लेट्स से मैं सोडियम एसिटेट ले रही हूँ, CH3COO- Na+। सोडियम सॉल्ट लिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे सोडियम इथेनोएट, ठीक है। सोडियम इथेनोएट है, ये क्या है, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। इसका रिएक्शन मैंने क्या होता है, मैंने करा सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम से यानी NaOH + CaO, ठीक है। ये रहा सोडा लाइम, इसके मिक्सचर से मैंने इसका रिएक्शन कराया, ठीक है। इसके मिक्सचर से मैंने इसका रिएक्शन कराया और इसे हीट किया थोड़ा सा, इसको मैंने हीट किया, तब मुझे बेसिकली क्या मिलेगा। और देखो हाउ एग्जैक्टली डज दिस रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाना, ये देखो ऐसे एलिमिनेट होगा, ऐसे, ठीक है। 2 सोडियम के एटम्स, ये COO और यहाँ से एक O यानी CO3 मतलब CO3 बेसिकली 3 हो जाएगा। तो यहाँ से Na2CO3 जो सोडियम बाइकार्बोनेट निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, आई एम नॉट सॉरी, सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। और उसके अलावा ये देखो यहाँ CH3 तो था ही, ये CH3 था, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आके CH4 बना देगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इससे आके जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH4 विच इज़ बेसिकली मीथेन, ठीक है। प्लस क्या मिला, Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बच्चे, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों, क्योंकि आप क्लियरली देखो यहाँ से जो CO ग्रुप है CO2 वो निकल गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, समझ में आया। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर देन, चला दो।
अब इसके अगला आ जाएगा अपने पास रिएक्शन, दैट इज कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. बट विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. 1 सेकेंड. आओ अगला जो अपने पास है, अरे कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. नेक्स्ट अगेन वो भी इसी में है, कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट लेना पड़ेगा. कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस समझते हैं, हाउ डू यू गो अबाउट इट. कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, देखना कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है. आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए लेते से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम इथेनोएट ही ले रही हूँ मैं, सोडियम इथेनोएट के उसका हाइड्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब वाटर के थ्रू, जब आप वाटर के 2 मोल्स लो, वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, वाटर के थ्रू क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, तो ये एक्चुअली में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्प्लिट हो जाएगा. किस में स्प्लिट होगा, आप देखो यहाँ पे ध्यान से क्या होता है. इट्स एन एक्वस सोल्यूशन, बेसिकली यू टेक एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, आप एक एक्वस सोल्यूशन ले रहे हो किसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, that will give you alkanes which contain even number of carbon atom. Now what do I exactly mean by that? Now first try and understand. ठीक है, अब देखो यूजुअली क्या होगा ना इस केस में, ध्यान से समझना, ये जो CO- है ये CO2 के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, ये जो CO- है CO2 के फॉर्म में रिलीज जाएगा, इसलिए ये एक तरीके का डिकार्बोक्सिलेशन है. इवन हम कह रहे हैं हमें मिलेगी एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम, मतलब ये जो एक ये CH3 है, बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स हैं ना मेरे पास, तो एक CH3 के साथ रिएक्ट करके CH3 बना लेगी, तो मुझे इवन नंबर का एल्केन मिलेगा. उसके अलावा यहाँ से जो 2 मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड के ये रिलीज़ हो गए. उसके बाद अब ध्यान से अभी समझो, अभी हुआ नहीं है पूरा रिएक्शन. उसके अलावा जो वाटर है किसमें स्प्लिट होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो वाटर के थ्रू, तो वाटर भी स्प्लिट हो जाता है आयंस में H+ और OH-. तो जो Na+ है बच्चे, ये OH- के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, 2NaOH, और ये जो H+ है, ये H+ बेसिकली जो है ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा. तो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वन ऑब्टेन्स. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. समझ में आ गया एकदम मस्त तरीके से. चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर देन, बस आगे बढ़ा जाए. बढ़िया एकदम, चलो आ जाओ. अब अगला रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब क्या है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे प्रोसीड करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन. अब नेक्स्ट रिएक्शन बच्चे क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है वुल्फ-किशनर्स रिएक्शन, वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन. अब समझो उसको, उससे हम कैसे एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं. इसको हम क्लेमेंस का नाम भी है, वुल्फ-किशनर है, देन वी हैव क्लेमेंसन. तो पहले क्लेमेंसन कराते हैं उनको ना, पुट द हेडिंग्स क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन. अब इनके देखो मैकेनिज्म अभी इंपॉर्टेंट नहीं, क्लास 12th में इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ जहाँ रिस्पेक्टिव टॉपिक्स है वहाँ मैंने इनके मैकेनिज्म बताया. ऑफ नॉट इंपॉर्टेंट, सो वी स्किप इट. ठीक है, डायरेक्टली आप करो. अभी देखो मान लो C++ है, C++ मतलब कार्बोनल ग्रुप है. ठीक है, कार्बोनल ग्रुप को जब आप रिएक्ट कराते हो जिंक अमेल्गम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, क्या जिंक अमेल्गम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक अमेल्गम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में जब आप इसको रिएक्शन कराते हो, तो देखो एग्जैक्टली क्या होता है एग्जैक्टली. ये जो C++ है, ठीक है, C++ ये टूटता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐसे आ जाते हैं बेसिकली. ठीक है, ये होता तो ऐसे ही है. ठीक है, आप डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसा मतलब इसको बताने का तरीका ये भी है कि C++ को डायरेक्टली CH2 ग्रुप में चेंज कर दो. C++ है उसे डायरेक्टली CH2 ग्रुप में चेंज कर दो ना. दिस इज़ व्हाट यू गेट, दिस इज़ कॉल्ड एज क्लेमेंसन्स रिडक्शन. ठीक है, अब जो अपना 5th आता है बच्चे, वो आता है वुल्फ-किशनर्स. ठीक है, अब वुल्फ-किशनर के लिए मुझे पेज और लगेगा, तो एक काम करते हैं, रुक जाओ. ये आप क्लेमेंसन समझ में आ गया, अब आ जाओ वुल्फ-किशनर समझता है. 5th आ जाओ अपना वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन, वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन समझते हैं ध्यान से. ठीक है, हाउ डू यू गो अबाउट इट. वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो अगेन लेट्स से कार्बोनल कंपाउंड है, C++ है कार्बोनल कंपाउंड. ठीक है, इसका लेट्स से रिएक्शन में करते हैं हाइड्रोजीन के साथ. हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2 हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करते हो, तो फिर देखो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ से H2O एक एलिमिनेट हो जाता है, और जो N होगा ये डायरेक्टली यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा आके. तो यहाँ से मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता है. तो वाटर तो एलिमिनेट हो गया, एक H2O, यहाँ से मुझे ये मिला इसी डबल बॉन्ड है मेरे पास, NNH2, डायरेक्टली पूरा ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ गया, NNH2. तब ये था मेरे पास कंपाउंड हाइड्राजीन, NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन. और इससे जो कंपाउंड मिला, दिस इज़ हाइड्राजोन. ये जो मिला बच्चे, ये क्या था, ये था हाइड्राजोन. अब हाइड्राजोन का क्या है, हाइड्राजोन का मैंने रिएक्शन कराया KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल, KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में हीट कराया.
तो मुझे क्या मिलेगा, KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में मैंने हीट कराया, तो अब देखो एग्जैक्टली मुझे क्या मिलेगा। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या होगा बेसिकली, ये देखो ये दो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इन दो नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, तो N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब N2 गैस बन जाएगी, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए तो ये क्या हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N क्या होता है, नाइट्रोजन गैस ही तो होती है। N ट्रिपल बॉन्ड N क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, तो ये तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गए। अभी क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो और ये जो दो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो व्हाट यू गेट दिस CH2 + N2 गैस, तो एल्केन मिल गया और ये नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। याद रखना, वो क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द गैस विच इज इवॉल्व, इट इज़ नाइट्रोजन गैस। क्या सबको समझ में आया? चलो मूविंग फर्दर देन, ठीक है। अब 5वां स्टेप है यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। व्हाट इज द 5th स्टेप बच्चे ना, 5th स्टेप इज यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को यूज़ करके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ये भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, और ये अल्केन जो है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब मैं इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का रिएक्शन कराती हूँ किसी भी हाइड्रोजन डोनर से, प्रोटॉन डोनर से, ठीक है। वाटर हो गया, चाहे वो अल्कोहल हो जाए, चाहे वो अमोनिया गैस हो जाए, किसी भी हाइड्रोजन डोनर से मान लो अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ, लेट्स से ऐसे बांट देती हूँ मैं रिएक्शन, ठीक है। लेट्स से अगर मैं H2O वाटर से कराती हूँ, वाटर को स्प्लिट करके हम ऐसे लिखते हैं H+OH-। तो ये क्या है, जो इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये प्रोटॉन्स को बहुत जल्दी प्रोटॉन का चोर है, प्रोटॉन चुरा लेता है तुरंत। बेसिकली हमारा जो प्रोटॉन होता है उसे प्रोटॉन चुरा लेगा। तो ये जो एल्केन का बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप है, ये इसकी वाटर की प्रोटॉन चुरा के RH में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन बना लेगा। और ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो गया, जो नेगेटिव पार्ट है ये Mg के साथ आके क्या बना लेगा, MgOH, ठीक है, ये ऐसे बना लेगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ, मान लो अल्कोहल ले लेते हैं अपना, ROH ले लेते हैं, ठीक है, ROH। अब ROH में अल्कोहल्स की अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल्स में ना ये एसिडिक प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन पे H+ होता है और ऑक्सीजन पे माइनस होता है, ठीक है। तो मैंने अगेन बोला, ये जो अल्काइल, ये जो है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप, ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये बहुत जल्दी प्रोटॉन चुराता है, प्रोटॉन का चोर है। तो ये तुरंत ये अल्कोहल से प्रोटॉन चुराएगा और RH एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगेन ये जो OR- है, ऑक्सीजन, इस पर ऑक्सीजन पे माइनस है, MgX और यहाँ ऑक्सीजन की साइड से OR, ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब तीसरा केस मान लो, लेते हैं अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस को ना मैं ऐसे NH3 ना लिख के इसका हाइड्रोजन अलग दिखाती हूँ, ठीक है, NH2H की फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। तो अगेन हाइड्रोजन जो है, इस पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इस पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। तो अगेन इसका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन चुराएगा और ये RH एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो NH2 है ये मैग्नीशियम से पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ दूसरा जो अपना बना वो है Mg, ठीक है, Mg के साथ अपना इधर है X और इधर है NH2, MgX NH2, ठीक है। दीज आर द कंपाउंड्स दैट यू गेट। तो अब तीनों देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आपको यहाँ पे देखो 3 एल्केन्स मिल रहे हैं कि नहीं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से भी आप एल्केन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स माय डियर फ्रेंड्स। तो चलो इतना सबको समझ में आया, सो फार सो गुड। चलो आ जाओ, फाइनली आई थिंक वी आर डन विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। ओके, आई होप मुझे यहाँ तक सबको समझ में आया। चलो नाउ लेट्स फाइनली मूव ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। गिव मी अ मोमेंट टू सेट अप द इमेज, 1 सेकेंड, ठीक है। So let's quickly start off with the physical properties. What are the basic physical properties which are exhibited by alkanes? Let's write them down together. 1 second, देखो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले से देखो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से जो फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन होते हैं, फर्स्ट 4 मेंबर्स जो होते हैं हमारे पास, ये मीथेन, उसके बाद ईथेन, उसके बाद प्रोपेन और ब्यूटेन, दे यूजुअली गैसेस। द इनिशियल मेंबर्स आर गैसेस, व्हेयरएज उसके बाद वाले जो हायर मेंबर्स होते हैं दे आर लिक्विड्स, और फिर उसके अबव सारे सॉलिड्स। तो बेसिकली जैसे ऐसा होता है, जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता जाता है ना, देखो तो मैं एक्सप्लेन टू यू। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़, ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ हो जाता है, जो स्टेट है वो गैस से लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती जाती है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता जाता है। तो इसको ध्यान रखना, C1 to C4 यानी जो 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन वाले मेंबर्स हैं, ठीक है, यानी 4 कार्बन एल्केन यानी अप टू ब्यूटेन, वो गैसेस होते हैं, द गैसेस इन नेचर, ठीक है। 5 कार्बन से लेकर 17 कार्बन वाले
5 से 17 वाले लिपिड्स होते हैं, ठीक है। 5 to 17 मेंबर जो होते हैं लिपिड्स कह रहे सॉरी लिक्विड्स होते हैं, सॉरी लिक्विड इन नेचर होते हैं। और ये 18 कार्बन एंड अबव, 18 एंड अबव जो होते हैं ना बच्चे, दे यूजुअली सॉलिड्स, दे यूजुअली एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। इतना समझ में आया। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज़ अगर बात करूँ तो यूजुअली अल्केन्स जो होते हैं बच्चे कलरलेस होते हैं। अल्केन्स का ऐसा कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, ओडरलेस, कोई ऐसी पर्टिकुलर स्मेल भी नहीं होती है। कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते, ठीक है, बिकॉज दे नॉन पोलर, पोलैरिटी नहीं है, चार्ज सेपरेशन नहीं है, नॉन पोलर हैं, तो हैंस इंसोल्यूबल इन वाटर, पानी में भी घुलते नहीं है, इंसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। नॉन पोलर है तो इंसोल्यूबल इन वाटर बट वेरी मच सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे आर प्रीटी मच सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक बच्चे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में एकदम परफेक्टली सोल्यूबल होते हैं, ये समझ में आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। किसकी बात करूँ, अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास से। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ करता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास एंड बॉइलिंग। अगर मान लो मेरे पास सेम आइसोमर्स, मेरे पास आइसोमर्स है, मान लो फॉर आइसोमर्स अगर मैं बात करूँ। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो होते हैं विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है अगर आइसोमर्स का, तो उस केस में आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। तो उस केस में आप कैसे बता पाओगे कौन से वाले आइसोमर का जो उस केस में जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी सेम होगा आइसोमर्स के। उस केस में आप कैसे बता पाओगे कौन सा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, कौन सा का लो है। तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट की वाली प्रोपोर्शनलिटी याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग से। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, याद रखना। और ये वाली प्रॉपर्टी मैं किसके लिए अप्लाई कर रही हूँ, आइसोमेरिक एल्केन्स की, ठीक बच्चे। ये समझ में आया, यही है, ज़्यादा और कुछ नहीं है। एंड हाँ बस यही है, और तो कुछ नहीं है। यही फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको यही भी याद रखना है। इसके बाद बच्चे क्या आ जाती है, इसके बाद अपने पास आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि फ्री रेडिकल, हैलोजिनेशन वगैरह, वो सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। बड़ा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ विच आर एग्जिबिटेड बाय एल्केन्स, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद हैलोजिनेशन, द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स गो। ओके 1 सेकेंड, आ जाओ। ओके लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच इज़ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन की वजह अगर मैं बात करूँ तो हैलोजिनेशन ध्यान से समझिएगा। सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद केमिकल प्रॉपर्टीज़। स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चे मेरे पास, हैलोजिनेशन। व्हाट इज़ इट, इट्स हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन की अगर मैं बात करूँ और एग्जैक्टली इज हैलोजिनेशन, लेट्स ट्राई एंड डिस्कस दैट। अब हैलोजिनेशन में सबसे पहले तो जो मैकेनिज्म लगता है हैलोजिनेशन में, द मैकेनिज्म दैट वी फॉलोइंग इज़ फ्री रेडिकल जो चेन इनिशिएशन स्टेप है, फिर चेन प्रोपगेशन स्टेप होता है, फिर क्या कहते हैं, फिर अपने पास चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इन केस समबडी इज इंटरेस्टेड इन द मैकेनिज्म, आई वुड टेल यू द मैकेनिज्म, बट पहले मैं काम करो, पहले ये हैलोजिनेशन का पूरा प्रोसीजर समझो। हैलोजिनेशन तो हैलोजन ऐड करना, इतना सबको समझ में आ रहा है ना। और रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की बात करूँ ना मैं, अगर इन जनरल रिएक्टिविटी, इफ़ आई इन जनरल टॉक अबाउट रिएक्टिविटी, कौन सा हैलोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी ऑफ X2 हैलोजन को मैं X से रिप्रेजेंट करती हूँ। क्या ना, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो आयोडीन। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं देखो हैलोजिनेशन बताती हूँ कैसे होता है। लेट्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं और कलर भी चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास है इथेन, CH3 एल्केन, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसे मैंने हैलोजन ऐड किया, हैलोजिनेशन कैसे हो गया। अब आप पहले देखो, अगर आप देखो ये वाली जो कार्बन है, ठीक है, मैं ऐसे बता रही हूँ, ये वाली जो कार्बन है ये फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है, फिर तो ये 1 डिग्री है, राइट, ठीक है। अब मान लो ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन है। इन द सेम वे बच्चे, इस वाले कार्बन की बात करो, ये वाला कार्बन भी तो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी तो 1 डिग्री हुआ। इन दोनों की डिग्री सेम है, राइट। ये इसके बगल में भी CH3 है, इस वाली के बगल में भी CH3 है, तो इनका नेचर भी सेम है, डिग्री भी सेम है और नेचर ऑफ कार्बन भी सेम है। तो इनमें से मैं किसी का भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करूँगी ना, जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा दैट्स गोइंग टू बी द सेम। तो ठीक है, अब मैं अगर मान लो जैसे ये भी A टाइप कार्बन है तो ये भी A टाइप कार्बन ही है, ठीक है। किसी की भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करो, मैं गेट द सेम प्रोडक्ट। जैसे मैं इसकी एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करूँगी, बट मैं गोना गेट CH3 CH2, एक हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन आ जाएगा Cl, ठीक है। और यहाँ से एक H है वो एक Cl के साथ मिलके HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, दिस इज़ प्रीटी मच हाउ यू डू हैलोजनेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल की मदद से समझो। लेट्स से मेरे पास है CH3 CH2 CH3,
ठीक है। इस बार लेट्स से मैं प्रोपेन ले लेती हूँ। व्हाट डू आई टेक? आई एम टेकिंग प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन का क्या कहते हैं? प्रोपेन का अगेन मैं रिएक्शन करा रही हूँ। प्रोपेन में क्लोरीन ऐड करा रही हूँ। प्रोपेन में मैं क्या कर रही हूँ? प्रोपेन में मैं क्लोरीन गैस ऐड करा रही हूँ। ध्यान रखना बच्चे, क्या कर रही हूँ? क्लोरीन गैस ऐड करा रही हूँ, ध्यान से रहा। इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा समझना। सनलाइट की प्रेजेंस में अब देखो मेरे पास पहले टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लो। हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, ये CH3 फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, जो CH2। इन द सेम वे ये CH3 भी सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये दोनों 1 डिग्री हैं, दोनों 1 डिग्री हैं। नेचर की बात करूँ देखो, इसके बगल में भी CH2, इसके बगल में भी CH2, तो इनका नेचर भी सेम है, तो ये तो सेम हो गई। बट जो बीच वाली हमारी कार्बन है, ठीक है, ये 2 डिग्री है, फर्दर 2 तरीके के कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज 2 डिग्री। तो इसकी हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन भी 2 डिग्री हाइड्रोजन होगी, ठीक है। तो ये तो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अब 1 डिग्री वाले की अगर मान लो हाइड्रोजन हटेगी, इसकी या इसकी, इन तीनों मतलब 3 और 3 6 हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन हटाओ, सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं 1 डिग्री वाली हाइड्रोजन हटाती हूँ तो आई गेट CH3 CH2 CH3Cl, ठीक है। एक तो ये CH2Cl, ठीक है, एक हाइड्रोजन गया, ठीक है, CH2Cl। और जो दूसरा अगर मान लो मैंने 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाई, अगर मैंने 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाई तो मुझे क्या मिलेगा? CH3। अब इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा यार, फर्स्ट वाले को, मुझे जगह नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट तो आपको समझ में आया। अगर आपने 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाई तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, उसको आपको मिलेगा CH3 CH2, ठीक है। एक हाइड्रोजन गया यहाँ से, इसकी जगह एक Cl आ गया, और जो हाइड्रोजन गया वो एक बचे हुए Cl के साथ HCl बना लेता है। इन द सेम वे अगर मान लो यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन आपने रिप्लेस की होती तो आपको क्या मिलता? आपको मिलता CH3 CH, या एक Cl आया CH3, ठीक है। यहाँ से एक H गया, यहाँ से एक Cl गया, बच्चे बॉडी यू गेट HCl। क्या मिला आपको? HCl मिला। अब आप यहाँ देखो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन 1 2 3 फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। यू गेट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन भी कर लिया। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा ईजिली हुई। अब हैलोजन्स की अगर बात करूँ तो हमने रिएक्टिविटी इनकी तो कर ली हैलोजन्स की, पर अगर मैं एल्केन में बात करूँ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं 3 डिग्री एल्केन, फिर उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो आ जाओ, अब इसको और फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर मान लो 1-2 और एग्जाम्पल इसके कराने हैं मुझे, तो 1-2 एग्जाम्पल और लेती हूँ मैं इसके। गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब आप मुझे बताना कितने तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट आस्क यू दैट फर्स्ट। लेट्स से मैं यहाँ पे एक कंपाउंड दे रही हूँ CH3 CH3, ठीक है। लेट्स से इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको सिर्फ मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं, आपको मुझे एक्चुअल प्रोडक्ट में कितने टाइप, कितने लाइक प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू गेट। चल रहे इस वाले में आपको कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्लस फिर मैं एक और ले लेती हूँ। और लेट्स से CH3 ये हो गया CH3 का रिएक्शन। अगर मैं किसके साथ करा रही हूँ? क्लोरीन के साथ लेट्स से करा देती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। मुझे बताओ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई एम एक्चुअली गोना बी ऑब्टेनिंग, ठीक है, मुझे बताना, ठीक है। पहला वाला अगर आप देखोगे तो देखो ये CH3 है, ठीक है, ये फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, ये भी 1 डिग्री, ये भी CH3 है, ये भी फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, ये भी 1 डिग्री, ये CH3 है, ये भी फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री। यहाँ पे 3 तो 1 डिग्री कार्बन है, 3 1 डिग्री कार्बन और 3 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ईच, तो यहाँ पे 9, ये तीनों के तीनों तो सेम तरीके की कार्बन ही है, तो इनमें से आप किसी का भी हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे सेम तरीके का प्रोडक्ट। हाउएवर ये जो है ये 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, फर्दर 3 कार्बन आटम से अटैच्ड, इसकी हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो अलग तरीके का प्रोडक्ट आएगा। तो ठीक है, इन तीनों में से आप किसी की भी हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे सेम तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। हाउएवर इसकी हाइड्रोजन जब आप रिप्लेस करोगे तो डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। सो द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू गेट 2 टाइप्स ऑफ मोनोसब, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स इज व्हाट यू गेट हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चे। 2 डिफरेंट पॉसिबल, मतलब 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाओ अपने पास, नेक्स्ट आ जाओ। और दूसरा वाला की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बताना, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, ये भी 1 डिग्री, ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, ये कार्बन जो है ये भी फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, और ये सेंटर में जो कार्बन है ये सेंट्रलाइज्ड कार्बन, ये फर्दर 1 2 3 4 कार्बन से अटैच्ड है, इसकी 4 डिग्री है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूँ कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, बच्चे बिना दिमाग लगाए बोल देते हैं 2 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नहीं बच्चे, ये जो 4th डिग्री क्वाटर्नरी कार्बन है इसमें कोई हाइड्रोजन है भी, तो अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो हैलोजन किसको रिप्लेस करेगा? किसी को नहीं। सो यहाँ पे यू ओनली गेट अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, या आपको सिर्फ एक सिंगल तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। यू ओनली गेट अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, या ओनली देयर इज 1 पॉसिबल प्रोडक्ट, 1 पॉसिबल प्रोडक्ट। समझ आ गया बच्चे? एकदम क्लियर सबको, ठीक है। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर यू। अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाते हैं कंबशन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ इट, ओके।
अब ध्यान से कंबशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कंबशन। कंबशन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है एल्केन्स की, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे एक्चुअली अटेंशन टू दिस, ओके। कंबशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन है हमारे पास। कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कंट्रोल्ड कंबशन, ऑल दैट। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कंबशन क्या होता है, किसी चीज़ को जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो द सेकंड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज कंबशन, ठीक है। अब कंबशन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगी कंबशन इन जनरल होता क्या अलग से। कंबशन में अगर आपने कोई भी हैलोजन, कोई भी मतलब ये लिया, हाइड्रोकार्बन लिया, एल्केन्स की बात कर रहे हैं हम, तो यानी एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। इसका रिएक्शन मैं करा दे रही हूँ ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी ऑर्गेनिक कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप जलाते हो तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इस ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस आउट कैसे करते हैं, दैट्स द मेन पार्ट, दैट्स द मेन एंड द ट्रिकियर पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो याद रखना CnH2n। अब यहाँ पे कैसे करोगे, देखो अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हो हाइड्रोकार्बन का, जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है उसका एक मॉलिक्यूल लेते हो, डिपेंडिंग ऑन उसमें ये n कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, जितने क्या कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उससे एक ज़्यादा यानी n+1 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। दिस इज द बैलेंसिंग का मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, उतने n+1 वाटर बनेंगे, ठीक है। और अगर मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ना ये फॉर्मूला होता है 3n+1/2। जितने नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब n मतलब इस नंबर ऑफ कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन है 3n+1/2 कर दो, उतने ऑक्सीजन ऐड होंगे, ठीक है। अब जैसे इसको ना मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे रुक जाओ, एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जैसे लेट्स से आपके पास मीथेन है, ठीक है। मीथेन क्या होता है, C1H4, तो CH4 भी लिखते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 है, ठीक है। क्या देखना, इसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रही हूँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैंने क्या बोला, जितने कार्बन आइटम्स है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, यानी एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, और मैंने बोला जितने मतलब क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से एक ज़्यादा, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे एक ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, यानी n+1 विच इज़ 2, 1+1 2, 2H2O बनेगा। और अगर आप ऑक्सीजन की अगर बात करो, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहाँ पे तो ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2, ठीक है। मैंने क्या बोला 3n+1 मतलब करना, n कितना था, 1 था, 3 1 जा 3 + 1 4, 4/2 is 2, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दिस इज अनदर वे टू बैलेंस, ओके। आई रियली होप आपको बैलेंसिंग पार्ट भी इसका समझ में आएगा। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कंबशन, जहाँ पे मीथेन को मैं एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है, याद रखना। और यहाँ पे ना बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होगी, इस एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। कंबशन में तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसकी जो इंथैल्पी आएगी, चेंज इन इंथैल्पी, वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव सिग्निफाइज दैट इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चे, व्हाट इज द नेगेटिव साइन सिंबलाइज, इट सिंबलाइज दैट इट्स अ नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझे। अब ये तो हो गया अपने नॉर्मल कंबशन। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कंट्रोल्ड कंबशन की, जिन्हें कंट्रोल कर तरीके से करो। अच्छा, लिमिटेड कंबशन में क्या हो, देखो सबसे पहले अगर आपने कंप्लीट कंबशन पूरी तरीके से, अगर कंप्लीटली कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन, ठीक है, ध्यान से समझना। कंप्लीट कंबशन हुआ मान लो, तो क्या होगा, कंप्लीट कंबशन जब होगा ना तो देखना क्या होगा। जैसे लेट्स से अभी हमने ये किया था कंप्लीट कंबशन, मतलब मीथेन का मैं कंप्लीट कंबशन कर रहा हूँ, CH4 का रिएक्शन अगर मान लो मैं करा रही हूँ ऑक्सीजन के साथ, का रिएक्शन में करा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो कंप्लीट ऑक्सीजन एक्सेस में आया है, ठीक है, भरपूर मात्रा में है, तो पूरे का पूरा ये जो है मीथेन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और एक ज़्यादा मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे, जितने कार्बन आइटम्स थे एक ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल, विच मीन्स 2H2O। और ऑक्सीजन बैलेंस करने तो 3n+1 से लगा दो, 3 1 3 + 1 4/2, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जब कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं एज प्रोडक्ट। बट यहीं पे अगर मान लो इनकम्प्लीट कंबशन होता, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन में ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होता है। इनकम्प्लीट कंबशन की बात करूँ बच्चे, तो इनकम्प्लीट कंबशन में एक्चुअली में जो ऑक्सीजन होता है ना वो अपना लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि जैसे अगेन अपने पास प्रोडक्ट तो ये है ही CH4, ठीक है। CH4 का मैं रिएक्शन किससे कर रही हूँ, और ऑक्सीजन के साथ। बट इस बार जो है मेरा ऑक्सीजन वो है लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। इस बार बच्चे जो ऑक्सीजन है ना मेरा वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। CH4 का रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कर रही हूँ और ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे वो क्या होगा, एक कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मिलेगा मुझे प्योर कार्बन, यानी कार्बन ब्लैक, चारकोल एकदम कार्बन ब्लैक मिलेगा मुझे, प्योर कार्बन, और 2 मॉलिक्यूल वाटर 2H2। दिस इज़ व्हाट आई गेट, दिस इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, दिस इज़ इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। अब इसके बाद अगला अपना आ जाएगा कंट्रोल्ड कंबशन। अब कंट्रोल्ड कंबशन क्या होता है, कंट्रोल्ड कंबशन समझो, व्हाट एग्जैक्टली इज़ कंट्रोल्ड कंबशन, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कंट्रोल्ड कंबशन इज़ वेल, ठीक है। अच्छे, कंट्रोल्ड कंबशन की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल्ड कंबशन को भी समझने की कोशिश करता है, लेट्स डू दैट टुगेदर इज़ वेल। कंट्रोल्ड कंबशन की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 का, ठीक है, बैलेंसिंग मैं करूँगी, पहले एक मॉलिक्यूल समझते, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 का, ठीक है, मैंने ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल लिया ऑक्सीजन का, जैसे अगर मैं
इसको बैलेंस आउट मैं बाद में करूँगी, ठीक है। लेट्स से एक मॉलिक्यूल लिया मैंने ऑक्सीजन का, कॉपर ट्यूब, मैंने क्या यूज़ किया, कॉपर ट्यूब में इसको कॉपर ट्यूब में करा रही हूँ मैं रिएक्शन। कॉपर का ट्यूब लिया, टेम्परेचर में ले रही हूँ अच्छा खासा 523 से 523 से 623 केल्विन का, ठीक है। 523 केल्विन से 6, ओह माय गॉड आई एम सो सॉरी, मैं टेम्परेचर अच्छा खासा ले रही हूँ 523 केल्विन से 623 केल्विन का अच्छा खासा टेम्परेचर, और प्रेशर भी एकदम खूब ज़्यादा ले रही हूँ, 100 atm का अप्रॉक्स प्रेशर ले रही हूँ। तो जो कंपाउंड दैट आई गेट इज़ यहाँ से CH4, यहाँ से एक OH, ओके। यहाँ से जो कंपाउंड मुझे मिलेगा CH3OH। आपको मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर द प्रोसेस एज ऑफ नाउ, मैकेनिज्म इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस एज ऑफ नाउ, ठीक है। और यूजुअली मैं ये जो लेती हूँ ना इस टाइम में कंट्रोल ऑक्सीडेशन के केस में, जो मैं रेशियो यूजुअली मेंटेन कर रही हूँ 9:1 का रेशियो है, किसका, यूजुअली 9:1 के रेशियो में मैं लेती हूँ उसको, ठीक है। कि अगर मान लो मैं इसकी लाइक 9 मोल्स ले रही हूँ तो इसका 1 मोल लूँगी, ऐसे 9:1 के रेशियो में, ऐसे मैं इसको यूजुअली लेती हूँ, ठीक है। एंड व्हाट आई एक्चुअली गेट हियर इज़ मीथेनॉल। याद रखना कंट्रोल्ड कंडीशन में, कंट्रोल्ड कंबशन में कंडीशंस कितनी सारी इन्वॉल्व हैं। कॉपर का ट्यूब होना चाहिए, 523 से 623 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए, 100 atm का प्रेशर होना चाहिए, ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स कम इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। कंट्रोल कंबशन आप एक और तरीके से करा सकते हो, जैसे कंट्रोल कंबशन एक और तरीके से, दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन अगर होता है अगेन लेते मीथेन ही ले लो, मीथेन का रिएक्शन लेते हैं ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, मैं कंट्रोल कंबशन करा रही हूँ। तो आप ये कॉपर ट्यूब इस टेम्परेचर वगैरह के लिए मोलिब्डेनम की ऑक्साइड भी ले सकते हो, तो MO2O3 मोलिब्डेनम की ऑक्साइड ले सकते हो और उसे हीट कराओ, मोलिब्डेनम की ऑक्साइड उसको हीट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, HCHO प्लस H2O। HCHO क्या होता है बच्चा, व्हाट एग्जैक्टली इज HCHO? HCHO इज एक्चुअली मीथेनल। HCHO क्या है अपने पास, HCHO है मीथेनल, और ये H2O क्या है, वाटर, मीथेनल और वाटर, HCHO मीथेनल और ये H2O है वाटर। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एकदम सबको बढ़िया चमका, वेरी वेरी गुड, ओके। तो जाओ, अब ये समझ लिया, अब थोड़ा सा आगे अब ध्यान दो, ठीक है। अब ये हो गया अपने दूसरे तरीके के केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन में अभी खत्म थोड़ी हुआ, अभी तो बहुत तरीके के केमिकल रिएक्शन थे, अपने पास आइसोमराइजेशन भी आएगा, ठीक है। अब हम आइसोमराइजेशन वगैरह करते हैं, अभी और ये आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन है, जो रिएक्शन विद स्टीम है, पायरोलिसिस है, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है अल्केन्स की, ठीक है। तो नाउ लेट्स डिस्कस मोर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस किया जाए। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, नाउ दैट वी आर डन विद कंबशन, आई थिंक नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट वी मस्ट पिक अप इज आइसोमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन होता है आइसोमर्स बनवाना। आइसोमराइजेशन क्या होता है, आइसोमराइजेशन इज बेसिकली आइसोमर बनवाना, सिंपल शब्दों में तो आइसोमर्स बनवाते हैं। लेट्स राइट इट डाउन, पिक अप आवर पेन्स एंड ऑलराइट। अब देखो आइसोमराइजेशन समझना, ठीक है। अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, एक मिनट, आइसोमराइजेशन, ठीक है। आइसोमराइजेशन की बच्चे मैं बात करूँ, ध्यान से समझना आइसोमराइजेशन को, लाइक हाउ डू यू गो अबाउट इट। आइसोमराइजेशन में ये रहा N ब्यूटेन, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है। अब देखो प्रोपेन के आइसोमर्स होते नहीं है, मतलब आइसोप्रोपेन होता है, बट क्या, ठीक है, यू गेट इट। अब देखो आइसोमराइजेशन कैसे होता है, N ब्यूटेन है मान लो, ठीक है। अब लेट्स से एनहाइड्रस AlCl3 इन द अलॉन्ग विद डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो हम क्या क्या ले रहे हैं, हमारे एजेंट्स याद रखो आप, जो रिएजेंट हम यूज़ करें, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस यानी ड्राई AlCl3 अलॉन्ग विद डाइल्यूट HCl, oh shit, once again, dilute HCl, oh my god, along with dilute HCl, what do you get, what do we actually get? अब यहाँ से बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ से हमें क्या मिलता है, N ब्यूटेन से हमें मिलता है आइसोब्यूटेन। मान लो अपने पास ये 3 कार्बन, मतलब 4 कार्बन थे, 4 से 3 और 1 कार्बन जो है ब्रांच हो जाता है। सो N ब्यूटेन से अपने को क्या मिला, N ब्यूटेन से अपने को मिला आइसोब्यूटेन, ठीक है। ऐसे ही मान लो आइसोमराइजेशन का मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, मान लो, और यही यहाँ पे ना डाइल्यूट HCl नहीं है, सॉरी, यहाँ पे HCl एसिड वाला HCl नहीं है, 1 सेकेंड, ये HCl गैस वाला है, सो गिव मी अ मोमेंट, HCl ना गैस है, ठीक है। अब मान लो दूसरा वाला जैसे मैं बता रही थी आपको, द अदर वन दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब ध्यान से देखना, यहीं पे अगर मैं N ब्यूटेन की जगह N पेंटेन ले लेती हूँ, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, लेट्स से 5 कार्बन कंपाउंड मैंने N पेंटेन ले लिया, तब N पेंटेन की भी अगर मैं आइसोमराइजेशन करती हूँ, यानी उसको भी मैं अगर ऐसे ट्रीट करती हूँ एनहाइड्रस AlCl3 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ठीक है, HCl गैस की प्रेजेंस में अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे N पेंटेन के आइसोमर्स मिलते हैं, जो आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन। यानी मान लो आइसोपेंटेन कैसे बनेगा, जब लेट्स से मेरे पास 5 कार्बन की चेन थी, मैं 4 कार्बन की चेन बनाऊँ और 1 कार्बन को ब्रांच कर दूँ, राइट। दिस इज़ बेसिकली आइसोपेंटेन होता है जब सेकंड लास्ट कार्बन 1 2 3 4 जैसे नंबरिंग हम कैसे है ना, तो सेकंड लास्ट कार्बन जो है उस पर एक अगर मिथाइल ब्रांच होता है आइसोपेंटेन, तो ये मुझे मिल गया आइसोपेंटेन, ठीक है। और इसके अलावा मुझे जो दूसरा आइसोमर मिलेगा वो है नियोपेंटेन होगा 3 की चेन, ठीक है, 3 की चेन और 1 कार्बन पे 2 ब्रांच,
यानी यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, डाइमिथाइल प्रोपेन। हाँ, तो ये बन जाएगा अपने पास नियोपेंटेन। जब सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ब्रांच होते हैं, दैट्स नियोपेंटेन। सो दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन दैट वी सी इन द केस ऑफ एल्केन। ये हो गया आइसोमराइजेशन, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अब आइसोमराइजेशन के बाद बच्चे अपने पास अगला रिएक्शन आ जाता है। वी डन विद आइसोमराइजेशन। द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी मस्ट लुक फॉरवर्ड टू इज आइसोमराइजेशन के बाद आई गेस हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद स्टीम। व्हाट हैपेंस यू नो व्हेन यू रिएक्टेड विद स्टीम। तो अगला रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही। आई हैव लॉस्ट अ काउंट ऑफ द नंबर। आई गेस दिस इज द फिफ्थ रिएक्शन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्रॉब्ली यस फिफ्थ है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन विद स्टीम की अगर मैं बात करूँ, रिएक्शन विद स्टीम, हाउ डज इट रिएक्ट विद स्टीम? रिएक्शन विद स्टीम कैसा होता है? स्टीम इज व्हाट H2 ओनली बट इन गैसियस स्टेट, राइट? अब देखना ध्यान से इसको। अब रिएक्शन विद स्टीम कैसे होता है? जैसे अगर आपने कोई भी एल्केन ले ली, CH4 ही ले लो, मीथेन का रिएक्शन मैंने अगर स्टीम के साथ करा, केमिकल फॉर्मूला तो H2 ही रहेगा स्टीम का भी। ठीक है, स्टीम के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। यहाँ H2 इज बेसिकली स्टीम। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं कैटलिस्ट यूज़ कर रही हूँ वो है निकल। आई एम यूजिंग निकल एज अ कैटलिस्ट एट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 1270 केल्विन। 1270 केल्विन जितने हाई टेम्परेचर पे जब मैं कराती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है CO प्लस H2। CO प्लस H2 और ओवरऑल अगर इसमें से बैलेंस करूँ तो यहाँ पे 2 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो मेरे पास 3H2 3 मॉलिक्यूल। तो CO प्लस 3H2 बच्चे मेरे पास ये जो आया, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? व्हाट डू यू कॉल दिस? 1 सेकेंड मोमेंट, ये छोटा क्यों हो रहा? ये जो बच्चा मेरे पास आया ये क्या है? इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। CO प्लस H2 इज नथिंग बट वाटर गैस, ऑल्सो कॉल्ड एज सिन गैस, ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस गैस। सिन गैस यानी सिंथेसिस गैस। तो CO प्लस 3H2 जो मेरे पास आया ये है वाटर गैस प्लस सिन गैस, या फिर मैं इसे सिंथेसिस गैस भी बोल सकती हूँ। वाटर गैस प्लस सिन गैस प्लस सिंथेसिस गैस। ठीक है, आई कैन कॉल इट वेरियस नेम्स, देयर आर वेरियस नेम्स एसोसिएटेड टू इट। आई होप बच्चे ये समझ में आया आप सबको एकदम वेल एंड गुड, क्रिस्टल क्लियर टू यू। चलो अब अगले पे आ जाओ। अगला जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है वो एरोमेटाइजेशन। काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये बात तो है। अब अगली आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी विच इज 6 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन विच इज़ एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन की अगर मैं बात करूँ बच्चे, ठीक है, एरोमेटाइजेशन की बात करते हैं। एरोमेटाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो एरोमेटाइजेशन समझना। एरोमेटाइजेशन क्या है? बेसिकली यहाँ पे एल्केन्स को मैं डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स भी चेंज कर सकती हूँ एंड गिवन दैट आई हैव द रिक्वायर्ड कैटलिस्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मेरे पास N हेक्सेन है, N हेक्सेन है नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन कैसा होता है? देखो 1 2 3 4 5 6, दिस इज माई नॉर्मल हेक्सेन। आप देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6, ये मेरा नॉर्मल हेक्सेन होगा, समझ आए? अब मैं इस नॉर्मल हेक्सेन को ना ऐसे ना ड्रॉ करके, जिसमें मैं मोमेंट इसे ऐसे ना ड्रॉ करके मैं इसे कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ड्रॉ करा। जैसे मैं नॉर्मल हेक्सेन N हेक्सेन बोलते हैं इसे। ठीक है, C6H14, C6H14। ठीक है, अब ये यहाँ पे तो मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था। अब डिपेंडिंग ऑन द कैटलिस्ट दैट आई एम यूजिंग, और मेरे कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं? मेरे कैटलिस्ट जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, आई कैन यूज़ क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, आई कैन यूज़ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड B2O5। ठीक है, आई कैन यूज़ लेट्स से मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड में मेरे पास हो गया MO2O3। ठीक है, और इसके अलावा मैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन यूज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, ऑल ऑफ इट एट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन। ठीक है, एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन एंड एट अ प्रेशर ऑफ अराउंड 10 to 20 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना एग्जैक्ट जो कंडीशन है 10 to 20 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के अराउंड। तो बेसिकली पता है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है समझना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यूजुअली मैं बताती हूँ कि क्या होता है इसमें एक्चुअली, अगर रिएक्शन समझना चाहते हो तो। जैसे हर कार्बन का 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल कार्बन है। एक कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 और बने हुए होंगे, 1 2 3 बने हुए होंगे। बेसिकली 1 2 3 बॉन्ड बने होंगे, यहाँ पे भी इसके 2 बने हुए हैं, तो यहाँ 2 बने और बने हुए होंगे, 2 बने 2 और बने होंगे, 2 ये 2 हाइड्रोजन से बने हुए होंगे। ठीक है, अब हर जगह से ना एक एक हाइड्रोजन लूज़ करा दो। हर जगह से मैंने क्या बोला? एक एक हाइड्रोजन लूज़ करा दो। यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया। इन द सेम वे यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, सॉरी ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया। इन द सेम वे यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। और फिर लास्ट में है यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, ये बंद हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो एक्चुअली में N हेक्सेन से आपको क्या मिला? N हेक्सेन से जो स्ट्रक्चर आपको मिला दैट इज़ बेंजीन विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ठीक है, और ये एक्चुअली गेट इज़ बेंजीन। और ये जैसे हाइड्रोजन निकलते गए, ये आपको कितना है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये समझ में आ गया? ये थी हमारी 6वीं केमिकल प्रॉपर्टी विच वॉज एरोमेटाइजेशन। क्लियर? दिस इज क्लियर टू यू? अब अगले पे आ जाओ। एरोमेटाइजेशन के बाद अपने पास जो अगली लास्ट आई थिंक केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो एल्केन्स की, विच इज़ पायरोलिसिस। ठीक है, एक मिनट यार, इसको थोड़ा तमीज़ से लिखो।
नेक्स्ट है अपने पास ये पायरोलिसिस। क्या है? पायरोलिसिस। अब पायरोलिसिस को एक्चुअली मैं क्रैकिंग भी बोलती हूँ, क्रैकिंग, ठीक है। पायरोलिसिस या क्रैकिंग, अब इट इज़ यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। बेसिकली वाला जो रिएक्शन ना पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे मेरे पास एक हेक्सेन है, एक बड़े हेक्सेन को मैं उसके छोटे छोटे हेक्सेन या हेक्सेन मतलब हेक्सेन कह रही हूँ, बड़ा एल्केन है उसे मैं छोटे एल्केन लोअर मेंबर्स या एल्कीन्स में तोड़ रही हूँ, ठीक है। दैट इज़ पायरोलिसिस। C6H14 है, मेरे पास हेक्सेन है, ठीक है। इसका लेट्स से मैंने रिएक्शन कराया, मतलब इसे हीट किया मैंने, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन, और जो मैं प्रेशर दे रही हूँ लगभग 6 से 7 एटमॉस्फेयर का, थोड़े से हाई प्रेशर पे, तो ये टूट जाएगा इनटू स्मॉल एल्केन। जैसे कि लेट्स से ये अपने पास टूट गया ये हेक्सेन है ना C3H6, C3H6 क्या हो गया अपने पास, ये तो अपना प्रोपीन हो गया, C3H6 में टूट गया, प्लस C2H4 अपना ईथीन हो गया, और लेट्स से ये हो गया CH4 एक मीथेन। ये देखो ऐसे टूट सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये ऐसे भी टूट सकता है, सेम मतलब सेम कंडीशन अगर मैं दे रही हूँ, तो इट कैन ब्रेक इनटू C6H12 विच इज़ हेक्सेन। किस में टूटा? हेक्सेन किस में टूटा? ये हेक्सेन, और यहाँ से बेसिकली क्या कम है अपने पास? 2 हाइड्रोजन कम है, यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। तो ये पायरोलिसिस बेसिकली लार्जर एल्केन्स को जब मैं बहुत हाई टेम्परेचर दे रही हूँ, थोड़ा ठीक ठाक प्रेशर दे रही हूँ, तो वो स्मॉलर एल्केन्स और एल्कीन्स में टूट जाता है, ठीक है। दिस इज द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स, राइट। So far we are done with alkanes, and now we can finally move on to alkanes, right? I'm sure alkanes as a topic is crystal clear to all of you. Now we finally move on to the next topic, which is alkenes, right? We finally start off with the topic of alkenes. What exactly are alkenes? Let's try and understand that well in detail. अगर alkenes की अगर मैं बात करूँ तो alkenes again they are, जैसे हमने alkenes पढ़े थे, alkenes से saturated हाइड्रोकार्बन, यहाँ आपको अनसैचुरेशन दिखेगी, डबल बॉन्ड दिखता है। सो एल्कीन जो है दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसके अलावा इनका जो जनरल फार्मूला होता है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला दैट दे फॉलो? कैन यू ऑल टेल मी बच्चे, जनरल फार्मूला क्या फॉलो करते हैं? जनरल फार्मूला ये जो फॉलो करते हैं दैट इज CnH2n। क्या है? CnH2n, ठीक है। वेयर n की वैल्यू 1 से 1 2 3 4, एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है ना, ये एक सिंपलेस्ट प्रोटीन तो होते ही नहीं है, एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो गया, सिंपलेस्ट एल्कीन अपने पास क्या होता है? ईथीन होता है ना, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा बच्चे सिंपलेस्ट एल्कीन की जैसे मैंने बात की थी, एल्कीन ये क्या होता है अपने पास? अगर मान लो एन की वैल्यू में 2 पुट करूँ तो व्हाट आई गेट इज C2H2, 2 सा 4, तो C2H4 मिलेगा मेरे को, C2H4 मिलेगा। तो इट लुक समवट लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। और इसमें बताओ, इसमें कभी कभी सवाल आ जाता है टोटल नंबर ऑफ वो कैलकुलेट करो, टोटल नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करो। पहला बॉन्ड सिग्मा, 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 दूसरा बॉन्ड पाई, राइट। तो इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 पाई बॉन्ड है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन, जिसको हम कॉमनली इथाइलिन भी बुलाते हैं। ईथीन ऑल्सो कॉल्ड एज इथाइलिन। ये समझा बच्चा? एकदम श्योर है ये? याद रखना, ईथीन का एल्कीन्स का नाम जैसे एल्केन्स का नाम पैराफिन्स था, एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स बुलाते हैं। व्हाट डू यू कॉल इट? ओलिफिन्स। अब नाउ द क्वेश्चन टू यू इज, मैं आपको बता सकती हूँ, यू नो लाइक व्हाई डू यू कॉल इट ओलिफिन, बट आई वांट टू रियली हियर फ्रॉम योर एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, लाइक व्हाई एग्जैक्टली डू यू थिंक वी कॉल एल्कीन्स एज ओलिफिन्स? हम एल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों बुलाते हैं? आई रियली लव टू हियर फ्रॉम योर साइड, ठीक है, बताना मुझे। अब आ जाओ आइसोमराइजेशन ही दिमाग में आ गया है। आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है एल्कीन्स या कौन सा आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, और ये ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो शो कर ही सकता है, उसके अलावा एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है, EZ आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अगर वो करना है तो लेट्स से वो भी डिस्कस कर लेंगे। EZ आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, सिस ट्रांस वाले भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी करते हैं, तो ठीक है, इसके थोड़ा आइसोमेरिज्म भी डिस्कस करते हैं। हम श्योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तो देखो आज तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं बता ही देती हूँ दिक्कत की क्या बात है, उसमें बता ही देते हैं, चलो नो प्रॉब्लम, नो हार्म डन, व्हाट्स हैपेंड, ध्यान से इसको करो, ठीक। अब इसके आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो याद रखना, एल्कीन्स में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी दिखता है, एल्कीन्स में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखता है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको क्या कहते हैं, चेन भी दिखता है, पोजीशन भी देखने को मिलता है। डबल बॉन्ड की पोजीशन के अराउंड यू कैन प्ले विद द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। जैसे कि मैं अगर बताऊँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से अपना क्या ले, ब्यूटीन ले लो, चलो ठीक है, C4H8 ले लो, ठीक है। तो एक काम करो, एक बार मैं कार्बन कैसे स्ट्रेट चेन बना देती हूँ,
यहाँ फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड और फिर एक में 1 2 3 4 कार्बन की चेन, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 जो आप नंबरिंग करोगे तो ये क्या हो गया बच्चे ब्यूटवानीन, ये हो गया ब्यूटवानीन। और यहाँ पे क्या हो गया जब यहाँ नंबर करोगे 1 2 3 4 ये हो गया ब्यूटूइन। तो ये क्या हो गया ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं, दीज आर ईच अदर्स पोजिशनल आइसोमर्स। अब यहीं पे अगर मान लो मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ देखो आपने 3 की लॉन्गेस्ट चेन बनाई, मतलब 4 की लॉन्गेस्ट चेन बनाई। अब यहीं पे अगर मान लो मैं 1 2 3 की लॉन्गेस्ट चेन बना दूँ और चौथे कार्बन को ब्रांच कर दो, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हुई है सच, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, बस जो चेन लेंथ है यहाँ 4 की चेन थी और यहाँ 3 की चेन हो गई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। व्हाट डू यू कॉल इट, दिस इज कॉल्ड एज 2 मिथाइल प्रोपवानीन या प्रोपीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे बच्चे, दीज टू टुगेदर, वन सेकेंड, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, दीज टू आर टुगेदर रेफर टू एज, दे विल बी रेफर्ड एज चेन आइसोमर्स। ये चेन आइसोमर्स होंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म तो दिखती है, वो तो आप समझ जाते हो। अब मेन जो इसका मकसद है ना वो है इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखती है, लाइक दैट्स द मेन एस्पेक्ट ऑफ इट, व्हाट एग्जैक्टली इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्यों दिखती है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो लेट्स ट्राई एंड डिकोड दैट नाउ फर्स्ट, ठीक है। अब मैं इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूँ, अरे यार इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसके अगर बच्चे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले बात होती क्यों है, देखो ये इसमें यहाँ पे 1 2 कार्बन आइटम के बीच में सी डबल बॉन्ड सी होगा, तभी तो एल्कीन है, एल्कीन के लिए कार्बन कार्बन आइटम्स के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना तो थोड़ा ज़रूरी है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस सी डबल बॉन्ड सी की वजह से ना ये स्ट्रक्चर को मैं कंप्लीट अगर मैं चाहूँ तो इस वाले कार्बन पे से कंप्लीट 360 डिग्री नहीं घुमा सकती, इसको मैं से कम्प्लीटली 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से जो सी डबल बॉन्ड से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाती है अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाती है, इसलिए मेरे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ आइसोमर्स नहीं बनते, जैसे कि मेरे पास उस केस में बन रहे थे, किस केस में एल्केन की केस में अनलिमिटेड नंबर ऑफ आइसोमर्स ही बनते हैं। सो इट्स ओइंग टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इट्स ओइंग टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, owing to the restricted rotation around C double bond C, ठीक है, we get finite isomers, ठीक है, हमें finite या limited number of isomers ही मिलते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे isomers unlike alkanes के वो जो थे ये सारे के सारे सेपरेबल होते हैं, सारे के सारे आप सेपरेट कर सकते हो। बट याद रखना इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक चीज़ याद रखना, टर्मिनल वैलेंसी जो हो ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में एक चीज़ याद रखना जो कि है टर्मिनल वैलेंसी शुड एब्सोल्युटली बी डिफरेंट, टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। है ना, देखो जो टर्मिनल वैलेंसी है बच्चे, टर्मिनल वैलेंसी दैट शुड बी डिफरेंट। अब ना व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मान लो दूसरा कलर लेते हैं, लेट्स से हमारे पास ये है, ठीक है। अब ये मान लो जैसे ए ग्रुप है, वन सेकेंड एक मिनट, जैसे मान लो ये ए ग्रुप है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, जैसे 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है कार्बन कार्बन से, ठीक है। अब याद रखना बेसिकली ये क्या कहता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। बेसिकली इस कार्बन से जो 2 ग्रुप अटैच्ड हैं ये 2 सेम नहीं होने चाहिए, मतलब ए जो है शुड नॉट बी इक्वल टू बी, ये जो 2 ग्रुप हैं ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, समझे। इन द सेम वे अगर मैं दूसरे वाले कार्बन की बात करूँ, जो सी डबल बॉन्ड सी वाली बात करें, मैं सी डबल बॉन्ड सी के, जैसे इस कार्बन से जो 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ये वाला सी और ये डी, ये जो सी और डी है ना दे शुड नॉट बी इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 अलग ग्रुप्स होने चाहिए। हाँ ए और सी आपस में इक्वल हो चल जाएगा, ए और सी आपस में इक्वल हो चल जाएगा, बी और डी आपस में इक्वल हो चल जाएगा, बट ये दोनों आपस में ऐसे और ऐसे इक्वल नहीं होने चाहिए, तो मेरे को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। समझे आप ये चीज़, आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसको देखो आगे पर ध्यान से पढ़ना। अब देखो एग्जाम्पल एक करके बताती हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, गिव मी अ मोमेंट, ओके। चलो आओ अब ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल में, लेट्स से सी डबल बॉन्ड सी, मैं सबसे सिंपलेस्ट वही ले रही हूँ एल्कीन विच इज़ ईथीन। अब जो था ईथीन में एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख जाएगी क्या, इस कार्बन सी डबल बॉन्ड सी वाली कार्बन को देखो, इस कार्बन की जो दोनों वैलेंसी है टर्मिनल एंड वाली जो वैलेंसी है, मेरे क्या बोलते हैं टर्मिनल वैलेंसी यहाँ पे सेम है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो टर्मिनल वैलेंसी जो है वो सेम है, तो यहाँ पे क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख जाएगी, नो जी आई, यहाँ जी आई नहीं दिखेगा, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ जी आई नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मान लो इसको रेस करूँ मैं, अब देखो और एग्जांपल लेते हैं,
लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास है सी डबल बॉन्ड सी एच एच और एच और सी एच थ्री। अब आप बताओ मुझे यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें जी आई दिख जाएगा कि नहीं। सी डबल बॉन्ड और सी वाली कार्बन को देखो, यहाँ पे तो दो डिफरेंट अलग ग्रुप्स हैं, यहाँ एक पे है एच एक पे सी एच थ्री है, बट इस वाली कार्बन पे देखना सी डबल बॉन्ड थ्री की, इसमें जो दोनों टर्मिनल वैलेंसीज है दे आर द सेम, दैट दीज टर्मिनल वैलेंसीज आर सेम, बिकॉज दीज टर्मिनल वैलेंसीज आर सेम एंड हेंस यू विल सी नो केस ऑफ जी आई, या कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा। अब आ जाओ एक और केस पे। लेट्स से मेरे पास है सी एच, यहाँ पे सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच थ्री बी आर, ठीक है, या फिर यहाँ पे नीचे एच भी कर लूँ मैं मान लो अगर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का केस बनेगा कि नहीं। अगर आप सी डबल बॉन्ड सी वाली कार्बन देखो, ये जो सी कार्बन है इससे जो दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, बच्चे दो टर्मिनल ग्रुप्स अटैच है, हाइड्रोजन सी एच थ्री आपस में सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे इस वाले कार्बन से जो दो टर्मिनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, बच्चे सी एच थ्री एंड एच, ये दो भी आपस में अलग हैं। ये आपस में सेम हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये टर्म एक कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू देखो ये आपस में सेम नहीं होने, आपस में डिफरेंट है, तो यहाँ पे शॉर्ट है, सी एच थ्री एच अलग है, यहाँ पे एच और सी एच थ्री अलग है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स जी आई लग जाएगी, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लग जाएगी, ठीक है। येस, जी आई इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल है, ठीक है। ये एकदम क्लियर हो गया सबको, एकदम अच्छे से समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसको और समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फर्दर, ओके, 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड। अब इसी में ना एक चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, लाइक वो सिस और ट्रांस वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो एक काम करते हैं उसको समझाते हैं। 1 मिनट रुको, मुझे 1 मिनट दो बच्चे। अब देखिए सिस और ट्रांस वाला जो लॉजिक होता है ना, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, सिस आइसोमर्स क्या होते हैं, ट्रांस आइसोमर्स कैसे आते हैं, मतलब दैट स्टफ, ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना सिस और ट्रांस में समझाती हूँ। लेट्स से किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, ब्यूटूइन ले लो लेट्स से, ठीक है, ब्यूटूइन, ओके मैं ब्यूटूइन के एग्जाम्पल से समझाती हूँ लेट्स से, ठीक है। अपने पास मान लो सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, और ब्यूटूइन ले लेंगे हम, ओके। यहाँ पे ब्यूटूइन वैसे होता कैसे, देखो 4 कार्बन आटम्स ऐसे, ठीक है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, और बाकी बैलेंस ही सेटिस्फाई कर दो, ये हो गया सी एच थ्री। यहाँ देखो 3 बॉन्ड्स बने हुए, एक और बना दो, या 3 बने हुए एक और बना दो, एक बॉन्ड बना हुआ 3 और बना दो, ऐसे दिखेगा। तो सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, एक एच लगा दिया है, और एक सी एच थ्री, ठीक, एक सी एच थ्री। दिस इज़ हाउ यू मेक एक्चुअली ब्यूटीन अगर आप ध्यान से देखो 1 मिनट, इसका ये स्ट्रक्चर देखना, ठीक है। ये देखो ये है ना सी डबल बॉन्ड सी से देखो एक ही हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक ही सी एच थ्री अटैच्ड है, ऐसे एक ही हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक ही सी एच थ्री अटैच्ड है। तो हम सी डबल बॉन्ड सी पे मेनली फोकस करें, हम देखना। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में देखोगे तो ये जो है सी एच थ्री ग्रुप्स, ये दे आर बोथ अलाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, बोथ अलाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। सो द आइसोमर इन विच 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस आइसोमर। उस आइसोमर को बच्चे में क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस आइसोमर। क्या बोलते हो, सिस आइसोमर। लेकिन यहीं पे मान लो अगर ये कुछ ऐसा होता, यहीं पे मानो ये कुछ ऐसा होता कि जैसे रहते सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ सी एच थ्री, यहाँ सी एच थ्री एच, यहाँ एच सी एच थ्री। अब यहाँ पे ये इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में सिर्फ डिफरेंस ये आया कि जो सेम आइसोमर्स है, द सेम द 2 आइडेंटिकल आइसोमर्स दे लाइंग ऑन ऑपोजिट साइड, सी एच थ्री और सी एच थ्री देखो ऑपोजिट साइड पे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे। तो जब 2 आइडेंटिकल आइसोमर्स व्हेन दे लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, द आइडेंटिकल आइसोमर्स व्हेन दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। और यूजुअली बताओ सिस ज़्यादा स्टेबल होता है या ट्रांस, याद रखना सिस और ट्रांस का सेम स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, डिफरेंट अरेंजमेंट इस पे। ट्रांस आइसोमर्स आर जनरली मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिस आइसोमर्स बिकॉज ऑफ द लेसर क्राउडिंग इन ट्रांस आइसोमर। अगर आप सिस आइसोमर देखोगे तो यहाँ पे देखो 2 बल्कि ग्रुप सेम साइड पे है तो ज़्यादा क्राउडिंग हो गई, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखो 2 बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे, तो क्राउडिंग थोड़ी कम थी, तो विच इज़ वाई ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं दे रिलेटिवली मोर स्टेबल, ये समझा बच्चे आपको एकदम बढ़िया तरीके से। चलो आ जाओ, अब अगला आ जाओ, अपने पास ये भी हो गया आइसोमेरिज्म। नाउ लेट्स डायरेक्टली टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा मान लो, चलो किसी एक को अगर मान लो अभी भी नहीं आया सिस और ट्रांस का भी एक और एग्जांपल देती हूँ, तो उसके बाद ही फाइनली स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ओके। सो लेट मी सेलेक्ट अ सूटेबल कलर, देयर यू गो। अब देखो एग्जांपल आ जाओ पेंटूइन की अगर हम बात करें, क्या बात करें, पेंटूइन की अगर हम बात करें, ठीक है। पेंटूइन की अगर बच्चे अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना ये कैसे होगा। पेंटूइन बेसिकली पहले तो इसका नॉर्मल आप स्ट्रक्चर लिख लो, कैसे होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन आटम्स, ठीक है, एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 और बना दो, या 2 बॉन्ड बने हुए 2 और बना दो। पेंटूइन पहले तो डबल बॉन्ड बनाओ सेकंड कार्बन पे, 3 बॉन्ड बने हुए एक और बना दो, या 3 बॉन्ड बने एक और हाइड्रोजन, या 2 बॉन्ड बने हुए 2 और हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना हुआ 3 और हाइड्रोजन। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। आप बेसिकली किस किस के बीच में अरेंजमेंट शो करने की कोशिश करो, बेसिकली दीज आर द 2 कार्बन विच आर इन्वॉल्व, सी डबल बॉन्ड सी, ये वाली हैं वो 2 कार्बन, ठीक है। इस वाली एक कार्बन से एक सी एच थ्री अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं
इन द सेम वे इस वाली कार्बन से एक देखो ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, कि CH2CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तब इसका बनाओ, ये देखो C+C अगर मैं बात करूँ, इस वाली कार्बन से एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। इस वाली से एक अगर आप देखो तो ये CH2CH3 ग्रुप अटैच्ड है, CH2CH3 इथाइल ग्रुप है, C2H5 भी बोल सकती हूँ उसको, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम यहाँ तो सेम ग्रुप है ही नहीं, यहाँ तो एक तरफ मिथाइल है, यहाँ एक तरफ इथाइल है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू तो आप बोल सकते हो ना, मिथाइल के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन नहीं कर सकते, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट तो एक के विद रिस्पेक्ट टू भी कर सकते हैं, तो करो। अब यहाँ देखो ये जो हाइड्रोजन है, दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, द लाइन ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज द सिस आइसोमर, ये है सिस आइसोमर, ठीक है। यहीं पे मान लो ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, C+C CH3 H CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स आप मिथाइल के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन नहीं करोगे, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू तो कर सकते हैं। देखो तो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, टू आइडेंटिकल ग्रुप्स द लाइंग ऑन टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड, द लाइंग ऑन टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। बच्चे ये क्या हो जाएगा अपना ट्रांस आइसोमर, ये क्या हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। ये समझी, ये मतलब समझे ही बोल रही हूँ, समझे आप लोग, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो अब ये भी हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें फाइनली आ जाते हैं हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग। अच्छा इस वाले में बताना, मैं एक और एक केस दे रही हूँ इसका, जस्ट टेल मी कि इसमें आप क्या करोगे, ठीक है। गिव यू अ मोमेंट। लेट्स से अपने पास ये ग्रुप है, ठीक, अपने पास लेट्स से C+C CH3 H और यहाँ OH और यहाँ Cl। अब इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, अब यहाँ पे इसे कैसे डिफाइन करोगे। अब यहाँ पे तो चारों ग्रुप्स अलग हैं, आप बोल रहे थे मैम चलो मिथाइल क्या, यहाँ पे दूसरी तरफ मिथाइल नहीं था तो हम हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट करें, पर यहाँ तो चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जरूर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जरूर है, बस सिस ट्रांस वाला नहीं है। सिस ट्रांस आइसोमेरिक फॉर्म्स इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम फॉलो करेंगे दैट इज़ बेसिकली EZ। व्हाट इज़ दैट, EZ आइसोमेरिज्म फॉलो करते हैं। EZ स्टैंड्स फॉर व्हाट, EZ स्टैंड्स फॉर व्हाट, टेल मी। EZ आइसोमेरिज्म होता है, यहाँ पे लगता है सिप रूल। कौन सा रूल लगता है, सिप रूल, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें जो E है बच्चे, एक मिनट यार, चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। इसमें होता क्या है ना, यूजुअली मैं लिख के बता रही हूँ, रुको एक मिनट। यहाँ पे बच्चे जो E है ना, E किसके लिए स्टैंड करता है, E एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एंटीजन, ठीक है। इट्स अ ये वो है ग्रीक वर्ड्स हैं, तो E स्टैंड्स फॉर एंटीजन, और जो Z है ना, Z स्टैंड फॉर जूजामिन, ठीक है। Z स्टैंड फॉर जूजामिन, ठीक है। EZ नॉमेनक्लेचर में जो E है एंटीजन के लिए स्टैंड करता है, Z जो है जूजामिन के लिए स्टैंड करता है। एंड द रूल दैट दे फॉलो है CIP रूल। यहाँ पे C स्टैंड करता है कान के लिए, I स्टैंड करता है इनगोल्ड के लिए। 3 साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे लिखा हुआ है कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग रूल, एंड P स्टैंड फॉर प्रीलॉग, ठीक है। सो ये रूल यहाँ से आया, कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग रूल होता है, प्रायोरिटी रूल्स हैं बेसिकली। EZ आइसोमेरिज्म होता है, EZ आइसोमेरिज्म, ठीक है। इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक टाइप है EZ। अब देखो EZ में ना हम क्या करते हैं, EZ एक बहुत क्लासिक केस है, ठीक है। E देखो Z का मतलब एक्चुअली में क्या होता है ना, Z मतलब जूजामिन, इट मीन्स टुगेदर। Z जो जूजामिन है इसका मतलब होता है टुगेदर, यानी यहाँ पे आप देखो कि दो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स होंगे दे विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। और E एंटीजन मतलब होता है ऑपोजिट, E एंटीजन, एंटागोनिस्टिक से याद रखो, एंटीजन मतलब ऑपोजिट, और Z जो जूजामिन है दैट मीन्स टुगेदर। अब इसको ना ध्यान से समझना, व्हाट एग्जैक्टली एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन बाय दिस। अब इसको देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यार ये पूरा ऐसे एक साथ में आएगा क्या। अब देखो इसको ना बहुत छोटा सा रिड्यूस कर रही हूँ, रुको जिसकी मैं मोमेंट, जैसे कि इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं समझाती हूँ एग्जैक्टली, यू नो हाउ डू यू प्रोसीड व्हेन यू थिंक अबाउट द रूल। अब देखो क्या होता है यूजुअली, ये वाला तरीके का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कम्स इनटू पिक्चर। बेसिक ये तब बेटा पिक्चर में आता है जब हमारे पास एक्चुअली में जो C डबल बॉन्ड, ये C के सारे ग्रुप्स जो है ना, C डबल बॉन्ड C की जो सारी वैलेंसीज है वो अलग है, अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहे हैं। CH3 हो गया, ये H हो गया, Cl हो गया, ये OH हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप ना प्रायोरिटी के बेसिस पे सिप रूल जो होता है, जो CIP कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग रूल है, ये बोलता है कि आप ना प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिसाइड करो। CIP रूल जो है वो कहता है द प्रायोरिटी ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट्स, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, ठीक है, इनकी सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी होती है इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर हियर। अब व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय दैट। अब इधर भी बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो उस कन्फ्यूजन को एकदम क्लियर करेंगे, कोई कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए, ध्यान से समझो। अब जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ C+C में, यहाँ देखो कार्बन से ही तो एक्चुअली में अटैच्ड है। कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है बच्चे, कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे 17 है, ठीक है। OH में पहले ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। अब आप क्या मुझे बता सकते हो इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। CH3 सेम साइड वाली की बात कर रही हूँ मैं, इसको ऐसे पढ़ो,
ठीक है। इन दोनों को एक साथ कंसिडर करो, इन दोनों को एक साथ कंसिडर करो। पहले इस जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? ऊपर वाले ग्रुप की, बिकॉज ऑफ कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसकी ऊपर वाले ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा। इसी में आ जाओ, Cl और OH में आ जाओ। यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ऑक्सीजन OH में जो ऑक्सीजन पहला उसका एटॉमिक नंबर 8 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, यानी यहाँ पे क्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा। तो अब यहाँ पे बिकॉज सेम साइड जो है, जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, हाई प्रायोरिटी यानी जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा। अब हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो सेम साइड आते हैं यानी टुगेदर, देन दैट इज़ रेफर्ड टू एज Z आइसोमर, ज़ूज़ामिन। ज़ूज़ामिन मीन्स टुगेदर, ठीक है। ये हो गया अपनी Z टाइप कॉन्फिगरेशन। जब सेम साइड ग्रुप जो है ना, तो जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स होते हैं कमिंग ऑन द सेम साइड, तो कहीं पे अगर मान लो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे आ जाए, देन दैट विल बी रेफर्ड टू एज एंटीजन। एंटीजन विच इज़ ऑपोजिट, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? एंटीजन बोलेंगे, ऑपोजिट। अब देखना समझना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ इसको, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। अब यहीं पे मान लो मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, समझना। जैसे कि लेट्स से ये मैं ले लूँ C11C OH लेट्स से Br और यहाँ ले लो CH3। अब यहाँ पे इनकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करो। चलो बच्चे आ जाओ, बताओ प्रायोरिटीज़ डिसाइड करो। अगर आप ध्यान से देखो पहले वाले इस वाले केस में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रायोरिटी, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले आ रहा है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हुई? OH की ज़्यादा हुई। Br और CH3 में, तो Br का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35, नॉट मिस्टेकन 35 होता है शायद, ठीक है। और कार्बन का CH3 में कार्बन पहले आ रहा है, एटॉमिक नंबर 6, ऑफ कोर्स Br की प्रायोरिटी ज़्यादा हुई, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तो अब यहाँ देखो जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, व्हेन दे लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है, एक इस साइड लाई कर रहा है, एक इस साइड लाई कर रहा है, द हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं, डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे, तो O E स्टैंड्स फॉर एंटीजन, ऑपोजिट, ठीक है। तो ये E टाइप है, ये E टाइप कॉन्फिगरेशन, एंटीजन, E आइसोमर है ये। समझा बच्चा आपको एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास ये सब हो गया इंट्रोडक्टरी पोर्शन। अच्छा खासा इसका कॉन्फिगरेशन, आइसोमेरिज्म भी डिस्कस कर लिया इसमें हमने। नाउ वी एक्चुअली मूव ऑन टू व्हाट पार्ट? द पार्ट दैट वी मूव ऑन टू इज़ बेसिकली द आइसोमेरिज्म। एक मिनट रुक जाओ। तो हम पार्ट एक्चुअली में डिस्कस करने वाले, दैट इज नॉट आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म आई थिंक वी डन विद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब हम करेंगे MOP एल्कीन्स की, ठीक है। लेट्स डू दैट टुगेदर नाउ। MOP ऑफ एल्कीन्स, किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे? एल्कीन्स की, राइट। लेट्स डू इट टुगेदर नाउ। ऑल राइट, लेट्स डू इट टुगेदर। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर सो लॉन्ग। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो सबसे पहले हम एल्काइन्स से बनाते हैं एल्कीन्स को, ठीक है। द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चे वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इज़ फ्रॉम एल्काइन्स, लाइक हाउ डू यू प्रिपेयर एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइन्स। तो अगेन एल्काइन्स से बनाना है तो पार्शियल रिडक्शन करना पड़ेगा, कंप्लीट रिडक्शन कर देंगे एल्काइन्स का, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएंगे। एल्केन्स नहीं चाहिए, तो फ्रॉम एल्कीन्स अगर आपको बनाना है पार्शियल रिडक्शन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू? पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। अब मैं देखो पार्शियल रिडक्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय पार्शियल रिडक्शन। देखो अब अगर आप कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, रिडक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब जब कैटलिस्ट यूज़ करोगे ना, कैटलिस्ट जैसे कि निकल पैलेडियम प्लैटिनम हो गया, ठीक है, ये काफ़ी एक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, तो ये ना एल्कीन को फर्दर फिर रिड्यूस कर सकते हैं एल्केन में। तो आप इस कैटलिस्ट को पॉइजन कर देते हो, तो आप क्या लेते हो? पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। व्हाट इज़ पार्शियली डीएक्टिवेटेड? लॉट ऑफ वर्ड्स, राइट। पार्शियली डीएक्टिव तो मैं भी समझाती हूँ कि एग्जैक्टली देखो क्या होता है। आपने बेसिकली क्या किया, समझना। लेट्स से आपके पास है, इसको ऐसे करते हैं C++C, ठीक है, एल्कीन है आपके पास। अरे एल्कीन में तो फिर ये थोड़ी आएंगे बहुत, जैसे आपके पास मान लो एल्कीन है ऐसे, ठीक है, C++C, या मैं एक सिंपल ही ले ले रहा हूँ, इथाइन ही ले रही हूँ, ठीक है। एल्काइन है आपका इथाइन, ठीक है। इसका आप रिडक्शन करा रहे हो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कार्बन, पैलेडाइज्ड चारकोल। पैलेडाइज्ड चारकोल मतलब व्हेन आई से पैलेडाइज्ड चारकोल, आप क्या कर रहे हो? आपने इसे पॉइजन कर दिया विद बेरियम सल्फेट। यू हैव पॉइजनड दिस विद बेरियम सल्फेट, पॉइजनड विद बेरियम BaSO4 बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन, पॉइजन दिस विद बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन। पॉइजन क्यों कर दिया? ताकि तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए। ये पूरे का पूरा पैलेडाइज्ड चारकोल विद हैज बीन पॉइजनड विद बेरियम सल्फेट, इस पूरे के पूरे को एक्चुअली पता है क्या बोला जाता है? इस पूरे के पूरे को बोला जाता है लिंड-लार्स कैटलिस्ट। दिस एंटायर थिंग टुगेदर इज रेफर्ड टू एज लिंड-लार्स कैटलिस्ट। ऑनेस्टली समझे आप? क्या बोला जाता है? लिंड-लार्स कैटलिस्ट बोला जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रहा लिंड-लार्स कैटलिस्ट। लिंड-लार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं, पॉइजन कराया हमने बेरियम सल्फेट, या हम क्विनोलिन भी ले सकते हैं, क्विनोलिन, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा, ये एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, सो इट वुड लुक समवट लाइक दिस, C++C। यहाँ एक हाइड्रोजन तो था ही, हमने एक बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन और आ गया, एक हाइड्रोजन और आ गया,
एक हाइड्रोजन और आ गया कि नहीं, राइट। सो दिस इज़ प्रीटी मच व्हाट वी गेट। और अगर मैं इसकी फर्दर और डिस्कशन करूँ, ठीक है, तो ये तो हो गया अपना नॉर्मल रिडक्शन यूजिंग लिंडलास कैटलिस्ट। दिस इज रिडक्शन यूजिंग लिंडलास कैटलिस्ट। अब देखो दूसरी तरीके की रिडक्शन की अगर मैं बात करूँ, मान लो जो सेकंड टाइप ऑफ रिडक्शन है दैट इज रेफर्ड एज बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे से, उसे हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज बर्च रिडक्शन, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड बर्च रिडक्शन। अब बर्च रिडक्शन में बेसिकली पता क्या होता है, लेट्स से अगेन आपके पास ये अल्काइन है, ठीक है, CH1CH, ठीक है, आपके पास बर्च रिडक्शन में अल्काइन है। अब इसका अगर आप रिएक्शन कराते हो, किसके साथ रिडक्शन करोगे, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम Na एंड लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, ठीक है, लिक्विड NH3, इसको स्पेसिफिकली बर्च रिडक्शन बोला जाएगा। तो इस केस में बच्चे पता है क्या होगा, इस केस में क्या होगा, लेट्स से अगर मान लो, हाँ, इस केस में अगर क्या होगा, आपको ट्रांस एल्कीन मिलते हैं। तो यूजुअली पता कैसे होता है, लेट्स से मान लो अगर एल्कीन में हाइड्रोजन ना ऐड करके इसकी एक बड़ी चेन लूँ, लेट्स से आई एम गोना टेक RnR, ठीक है, RnR ले लो, R कुड भी एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो मैं इसकी जगह ना कोई अल्काइल ग्रुप ऐड ही कर देती हूँ कि मैं मोमेंट, ठीक है। लेट्स से इस कार्बन चेन को फर्दर एक्सटेंड करके यहाँ पे एक लेट्स से CH3 ग्रुप, यहाँ एक फर्दर CH3 ग्रुप ले लेती हूँ, ठीक है। लेट मी टेक ब्यूटाइन, ठीक है। अब ब्यूटाइन में आप देखना, ये मैंने क्या बोला, आपको ट्रांस एल्कीन मिलेगी, यानी ये जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों में एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, बट ये जो हाइड्रोजन होगा ना, एक में एक साइड होगा, दूसरी में ऑपोजिट साइड आएगा, तो ट्रांस एल्कीन मिलती है आपको, ठीक है। कैसे, जैसे अपने पास ये देखो C है, तो एक CH3, ठीक है, एक के अराउंड ये रहा CH3। अब मैंने कहा ये जो तीसरा बॉन्ड था ये टूटा और दोनों में एक एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, बट वो जो हाइड्रोजन है ना वो ऑपोजिट साइड ऐड होगा, एक में हाइड्रोजन इधर ऐड होगा तो एक में हाइड्रोजन दूसरी साइड ऐड होगा। सो व्हेन टू सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड दैट इज रेफर्ड टू एज ट्रांस एल्कीन। ये क्या मिला आपको, ट्रांस एल्कीन मिली, ठीक है। दिस इज रेफर्ड टू एज व्हाट, दिस इज रेफर्ड टू एज बर्च रिडक्शन, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड्स का डिहाइड्रोजनेशन से कैसे बनाते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, all of that physical properties along with the preparation of alkynes, all of that will be discussed in the second half, okay. The first half I think we should call it a wrap. I think my voice box also needs some rest. I think it's been more than 1 hour 30 minutes, so yeah, let's call it a wrap. We'll continue the part 2 and wherein we'll complete the chapter. वहाँ पे alkynes में और जो benzene के भी जो properties हैं, all of that will be discussed. So yeah, stay tuned until we meet again. This is your educator Dia signing off. Sayonara.